एक लड़का जोर से चिल्लाता है कि उसने कर दिखाया और गेम स्क्रीन पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ जाता है क्योंकि उसने लेवल कंप्लीट कर लिया था। वो लड़का इतना एक्साइटेड होता है कि बस चिल्लाए जा रहा है कि उसने गेम हरा दिया और ये सब कुछ एकदम रियल है। वो सेलिब्रेट करता है कि फाइनली उसने गेम खत्म कर दिया और चैट में लोग भी उसके साथ खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो गजब है और वही पहला बंदा है जिसने ये कर दिखाया। ये वही क्लासिक गेम है जो अपनी खतरनाक डिफिकल्टी के लिए जाना जाता है, डिफेंड द एम्पायर, और रिलीज होने के पूरे 10 साल बाद फाइनली किसी ने इसे बीट किया है। और वो किसी कोई और नहीं बल्कि हमारा MC है, जो स्ट्रीमिंग कैमरा से बात करने लगता है कि गेम कितना भी हार्ड हो उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पैदा ही सबको हराने के लिए हुआ है। वो अपने वेबकैम के सामने बोल रहा है। वो एक स्ट्रीमर गेमर है जो सिर्फ वही क्लासिक गेम्स खेलता है जिनका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। असल में उसका यूजर नेम भी वही है। लड़का यूजर फॉक्स को 3,01,000 की डोनेशन के लिए थैंक यू बोलता है और वहां मौजूद सब लोगों का एक्साइटमेंट के साथ शुक्रिया करता है। वो दुनिया का पहला बंदा है जिसने वो लेवल फिनिश किया है जो 10 साल पहले गेम रिलीज होने से लेकर आज तक कोई नहीं कर पाया था। लड़का मजाक में कहता है कि उसकी स्किल्स एकदम कातिल हैं और एक गेमर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता। अचानक एक मैसेज आता है। सांगी नाम का एक यूजर कहता है कि वो बहुत सैड है कि एंड में सेंट मर गई। एक R रैंक कैरेक्टर होने के बावजूद उसने गेम को बहुत सही तरीके से संभाला था। ये सुनकर MC एकदम शांत हो जाता है। वो सोचता है कि उसके व्यूअर्स कैरेक्टर्स से इमोशनल लेवल पर जुड़ गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि हर कोई बच जाए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट लुकास को छोड़कर बाकी सब मर जाते हैं। लड़का सोचता है कि उसका गोल सिर्फ गेम खत्म करना था, सबको जिंदा रखना नहीं। फाइनल बॉस की हार के साथ ही गेम खत्म हो जाता है और अनाउंस होता है कि वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर है। इतना सब होने के बाद भी लुकास वहीं बॉस के सामने खड़ा रहता है जहां दोस्तों और दुश्मनों की लाशों का ढेर लगा है। लड़का थोड़ी देर शांत रहता है और खुद से पूछता है कि ऐसा क्यों। भले ही वो सिर्फ गेम का कैरेक्टर है, पर लुकास को ऐसे दूर जाते देख उसे दुख हो रहा है। गेम खत्म होता है और क्रेडिट्स रोल होने लगते हैं। पता नहीं क्यों, पर ये देखकर उसे थोड़ा सैड फील होता है। फिर एक मैसेज आता है। एक यूजर कहता है कि गेम क्रिएटर को उसे कोई प्राइज देना चाहिए। लड़का पूछता है क्यों, तो दूसरा कहता है क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि वो ये गेम बीट कर सकता है। वो हंसता है और सवाल करता है कि गेम डेवलपर्स ऐसा क्यों करेंगे। वैसे भी वो उन अच्छे मोमेंट से खुश है जो उन सब ने साथ बिताए, पर सब कहते हैं कि प्राइज मिलने पर वो खुश होता। शर्माते हुए लड़का कहता है कि ऐसा नहीं है। वो सोचता है कि गेम डेवलपर्स ने तो सालों पहले अपने ऑफिशियल पेजेस छोड़ दिए हैं। पिछले 10 साल से उन्होंने कोई नया गेम तक रिलीज नहीं किया, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो इस लड़के से कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अचानक एक मैसेज आता है। ये डायरेक्टर मिस्टर A की तरफ से है जो गेमर को हेलो बोलते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो डिफेंड द एम्पायर के डायरेक्टर हैं। हमारा MC एकदम हड़बड़ा जाता है। चैट में हर कोई शॉक हो जाता है और सब पूछने लगते हैं कि क्या ये रियल है। अगला मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और उन्हें नहीं लगा था कि कोई कभी इस गेम को हरा पाएगा। लड़के को समझ नहीं आता कि क्या रिएक्ट करे और वो सोचता है कि क्या ये सच में हो रहा है। फिर मिस्टर A कहते हैं कि उन्हें सुकून मिला कि लड़का कामयाब हुआ और वो दिल से उसका शुक्रिया करते हैं, पर लड़का कहता है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर A मैसेज भेजते हैं कि वो खुश हैं कि अभी भी उम्मीद बाकी है। MC सोचने लगता है कि क्या वो इस गेम के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। एक आखिरी मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि लड़के ने खुद को क्वालिफाइड और काबिल प्रूव कर दिया है, इसलिए उसे उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। लड़का सोचता है कि शायद ये कोई बंदा है जो बस अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है और इसके क्या चांसेस हैं कि गेम डायरेक्टर उसका स्ट्रीम देख रहा हो। उसे लगा कि बस इग्नोर कर देना चाहिए। मुस्कुराते हुए लड़का उस सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिस्टर डायरेक्टर को आवाज देता है। अचानक कुछ अजीब होने लगता है। वो कहता है कि वो सब क्लियर करने वाला है, पर तभी सब कुछ हिलने लगता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है। लड़का जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि शायद आज उसने बहुत ज्यादा देर तक खेल लिया है। सब कुछ धुंधला होने लगता है और वो सोचता है कि उसके व्यूअर्स शायद उसके लिए एम्बुलेंस बुला लेंगे। कंप्यूटर मॉनिटर पर डिफेंड द एम्पायर खेलने के लिए एक थैंक यू मैसेज आता है। कुछ मैजिकल चीजें होने लगती हैं और बड़े बड़े धमाके निकलते हैं। हमारा हीरो अचानक से जाग जाता है। वो लड़का उठते ही जोर से चिल्लाता है। फिर नोटिस करता है कि सब कुछ बहुत अजीब है और सोचने लगता है कि ये इतना शोर शराबा किस बात का है। हर तरफ धड़ाधड़ एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। लड़का फिर से चीखता है और पूछता है कि ये हेल हो क्या रहा है। चारों तरफ पत्थर गिर रहे हैं। वो जमीन का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। पास से देखने पर उसे एक कैनन तोप दिखती है और गन पाउडर बारूद की स्मेल की वजह से वो अपनी नाक बंद कर लेता है। एक चिंगारी जलती है और दूसरी कैनन फायर हो जाती है। लड़का डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी बोलती बंद हो चुकी है और धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे। पीछे मुड़कर वो गाली देता है और कहता है कि अबे थोड़ा धीरे चलाओ इसे। फिर वो एकदम से डर जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा झंडा लहरा रहा है और एक मैसिव आर्मी जंग के लिए तैयार खड़ी है। हर जगह एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और बहुत सारे नाइट्स कैनन्स यूज कर रहे हैं। हमारा हीरो एकदम कंफ्यूज होकर स्पीचलेस रह जाता है। MC सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है। बहुत सारे नाइट्स अपने क्रॉसबो से अटैक कर रहे हैं और स्पीयर्स भालों से भी लड़ रहे हैं।
वो सोचता है कि क्या ये कोई वॉर जंग चल रही है। तभी एक नाइट की नजर उस पर पड़ती है और वो चिल्लाकर उसे हिस हाइनेस बुलाता है, जिसे सुनकर लड़का और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो आदमी पास आता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। लड़का हड़बड़ा जाता है और उसे लगता है कि ये आदमी दुश्मन है, इसलिए वो खुद को जमीन पर गिरा देता है और चिल्लाता है, दूर रहो मुझसे, पास मत आना। अचानक वो नाइट कांपने लगता है, जिससे एमसी और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो नाइट अपनी तलवार गिरा देता है और घुटनों के बल बैठकर हिस हाइनेस से माफी मांगने लगता है। वो गिड़गिड़ाने लगता है कि लड़का उसे बख्श दे और बहुत रोने लगता है। लड़का सोचता है कि इसे क्या हो गया। फिर वो खड़ा होता है। वो नाइट से बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अपने आप को संभालो, पर तभी एक अटैक सीधा उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। वो डर जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके आंखों के सामने एक धमाका होता है जो उसे दूर फेंक देता है। वो जमीन पर गिरकर कांपने लगता है, पर किसी तरह खड़ा हो जाता है। हांफते हुए वो सोचता है कि ये क्या था, क्या ये कोई बम था। तभी एक ग्रीन लाइट चमकती है, एक दहाड़ गूंजती है और एक ग्रीन स्लाइम कई सारे नाइट्स को निगल लेता है। एमसी की हालत खराब हो जाती है। एक आदमी चिल्लाता है, वो रहा वहां, और इन्फेंट्री को उस तरफ बढ़ने का इशारा करता है, जिसे देखकर लड़का और भी डर जाता है। फिर वो देखता है कि सारे नाइट्स दीवार की तरफ जा रहे हैं ताकि दुश्मनों को रोक सकें। वो अपनी तलवारों से अटैक करते हैं, पर तभी कुछ ऐसा होता है जो उनमें से एक को डरा देता है। एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पाइक नुकीला कांटा उसके सीने के आर पार हो जाता है। हमारा हीरो ये सब शॉक में देख रहा होता है। उस आदमी की बॉडी हवा में उठ जाती है और उसके आर्मर का एक दस्ताना लुढ़कते हुए लड़के के ठीक सामने आकर रुकता है। खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़ते हैं। उस टूटे हुए हाथ को देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। बाकी नाइट्स को भी चोट लगती है। फिर एमसी सोचता है कि क्या ये सब दीवार के दूसरी तरफ हो रहा है। तभी एक क्रिएचर सामने आता है जो एक जाइंट स्पाइडर जैसा दिखता है। वो लड़के के ठीक सामने है और उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। लड़के को देखकर वो मकड़ी एक तेज आवाज निकालती है। हमारा हीरो अपने कान बंद कर लेता है और सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर सच में एक मकड़ी है। नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है दुश्मनों को रोकने के लिए, पर एक क्विक मूव के साथ वो नाइट बीच से दो हिस्सों में कट जाता है। ये देखकर एमसी कांपने लगता है। वो अपनी बॉडी हिला तक नहीं पा रहा और वो मॉन्स्टर लाशों को कुचलता हुआ उसके पास आ रहा है। लड़का सोचता है कि क्या ये कोई सपना है या हेलुसिनेशन, पर मकड़ी एकदम पास आ चुकी है और इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसे लगता है कि ये कोई मजाक है। मकड़ी अपना पंजा उठाती है और सीधा लड़के की तरफ मारती है। वो अपने अंत के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं वाकई ऐसे मरने वाला हूँ। तभी कोई हिस हाइनेस को आवाज देता है। वो एक ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाला लड़का है। वो अपनी तलवार निकालता है और पूछता है कि क्या वो सच में हार मान रहा है। एक तेजी भरी मूव के साथ वो अपनी स्वॉर्ड तैयार करता है। उसकी आंख ब्लू चमकती है और वो एक पावरफुल स्ट्राइक से मॉन्स्टर को मारता है। मकड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। हमारे हीरो के सामने एक ताकतवर ब्लॉन्ड नाइट खड़ा है। वो लड़के को देखकर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा रिएक्शन थोड़ा ठंडा नहीं है। एमसी एकदम कंफ्यूज है। फिर वो ब्लॉन्ड लड़का चौकन्ना हो जाता है और पूछता है, हाइनेस क्या हुआ। चिल्लाते हुए वो पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, जबकि हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये ब्लॉन्ड बंदा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। फिर उसे याद आता है ये तो उस गेम का प्रोटैगनिस्ट है। चिल्लाते हुए वो भी पूछता है कि क्या वो नाइट का नाम लुकास है। आंखों में आंसू लिए वो बंदा कहता है कि उसे पता था ऐसा ही होगा, पक्का लड़के का सर कहीं टकरा गया है। फिर लुकास लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि उसने उसे नाम से पुकारा। उसने ऐश ने कभी उसका नाम याद नहीं रखा था, भले ही वो उसका बॉडीगार्ड बनकर काम करता था। लड़का एकदम हैरान रह जाता है और लुकास थोड़ा कंफ्यूज दिखता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये सच में लुकास ही है। अचानक उसे समझ आता है कि हो क्या रहा है। वो दीवार के पार कैसल के आगे देखता है। वो गेम के अंदर है, डिफेंड द एम्पायर। टेंशन में वो कांपने लगता है। ये हराने के लिए सबसे मुश्किल गेम है, वही जिसे उसने अभी अभी खत्म किया था। ये एक खौफनाक हद तक डिफिकल्ट डिफेंस गेम है जहां उसे ढेर सारे मॉन्स्टर्स को रोकना था। वो सब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। एमसी सोचता है कि मॉन्स्टर्स बार बार दीवार पर अटैक क्यों कर रहे हैं। वो बिल्डिंग्स पर टकराते हैं और धमाके होते हैं। लड़के को भी उस इम्पैक्ट का झटका लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उस गेम के अंदर कर क्या रहा है। कोई हिस हाइनेस कहकर चिल्लाता है वो लुकास है। वो लड़के के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है कि दुश्मन पास आ रहा है। ये ब्लैक स्पाइडर आर्मी है। वो फॉरवर्ड बेस शायद टूट कर गिर जाए, पर ये क्रिएचर्स सूरज निकलते ही शांत हो जाते हैं। सूरज निकलने में अब सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं। लुकास अपनी तलवार निकाल लेता है। वो हमारे हीरो के आगे खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर वो एमसी को कहता है कि थोड़ी देर और अपनी पोजीशन पकड़ कर रखे। लड़का सोचता है कि लुकास उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है और ये सब उसे हिस हाइनेस क्यों बुला रहे हैं। इस सिनेरियो में वो आखिर है कौन। बवंडर बनते हैं जो मकड़ियों को उड़ा ले जाते हैं। कई सारे नाइट्स जख्मी हो चुके हैं। वो चेक करने लगते हैं कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। लुकास कहता है कि सूरज निकलने वाला है और इसीलिए मकड़ियां चली गई हैं। फिर वो हिस हाइनेस को आवाज देता है।
लड़का एकदम स्पीचलेस है और सुन नजरों से देख रहा है। वो दीवार के नीचे उन मकड़ियों की लाशों का ढेर लगते हुए देखता है और लुकास को बुलाता है, जो तुरंत जवाब देता है। वो पूछता है कि आज डेट क्या है और वो कहाँ है। लुकास बताता है कि ये फरवरी का आखिरी दिन है और इंपीरियल पावर का साल 649 चल रहा है। ये एक फोर्टिफाइड सिटी क्रॉसरोड्स का फॉरवर्ड बेस है। सीरियस होते हुए एमसी कहता है कि इसका मतलब कल 1 मार्च होगी। लुकास कंफर्म करता है कि हाँ, वो डेट और वो जगह उसके लिए जानी पहचानी है। वो इसलिए क्योंकि ये वही दिन और वही जगह है जहाँ उसने ट्यूटोरियल खेला था, वही ट्यूटोरियल जिसे उसने 1.5 साल तक सैकड़ों बार खेलने का प्लान बनाया था। इसका मतलब वो ऐश है। लुकास कंफ्यूज हो जाता है। एमसी चिल्लाता है कि उसका नाम ऐश है, वही द बॉर्न हेटेड। लुकास हाँ कहता है और लड़का सोचता है कि यार ये कमीना कैरेक्टर ही क्यों बनना था। ऐश एम्पायर का तीसरा प्रिंस है। वो 1 नंबर का साइकोटिक है। सबसे घटिया कमांडर होने के नाते उसने फोर्टिफाइड सिटी की मेन फोर्सेस को तबाह कर दिया था। उसके अलावा ये वही कैरेक्टर है जिसे ट्यूटोरियल में सबसे गंदी मौत मिलती है। डेस्परेट होकर लड़का सोचता है कि इसी कैरेक्टर में आना जरूरी था क्या। इस बीच कमांडर के बंकर में ऐश आईने में खुद को देखता है और चिल्लाता है कि वो 1 नंबर का बेवकूफ और इडियट है। उसे फोर्टिफाइड सिटी में ही रहना चाहिए था। फिर खुद से पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। वो अपना सर खुजलाता है, कंफ्यूज होता है और कहता है ये पक्का कोई मजाक है। ये वही क्लासिक गेम है, डिफेंड द एम्पायर। अपनी हद से ज्यादा डिफिकल्टी की वजह से ये बहुत फेमस है। इतनी डिफिकल्टी की वजह से इसे हेल लेवल कहा जाता है और आयरन मैन मोड में आपका प्रोग्रेस जबरदस्ती सेव हो जाता है। इसका रिजल्ट ये है कि गेम के डिफिकल्टी लेवल को हेल आयरन मैन कहा जाता है। वो अकेला बंदा है जिसने आज तक ये लेवल पार किया है। गेम में वो कहीं भी हो, उसे पता था कि वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। लेकिन ट्यूटोरियल के इस पार्ट के लिए ऐश सिस्टम विंडो को आवाज देता है, ये सोचते हुए कि इस स्टेज को जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है। ट्यूटोरियल बनाया ही इसलिए गया था ताकि कोई जीत न सके, क्योंकि गेम की कहानी ही मॉन्स्टर्स के इन्वेजन से शुरू होती है। सिर्फ लुकास ही है जो उस टाइमलाइन में बच निकलता है, जिसे टोटल 3 साल लगते हैं और ब्लैक स्पाइडर आर्मी का शिकार करने में ही 2.5 साल निकल जाते हैं। तो वो वहाँ उन सैकड़ों मकड़ियों को कैसे हराएगा। ऐश खुद को संभालने की कोशिश करता है और याद करता है कि वो एक क्लासिक गेमर है। वो उसने पहले भी एक बार ये गेम बीट किया है। अगर वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस पर फोकस करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए, या शायद ना भी निकले। ऐश जोर जोर से हंसने लगता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसका द एंड पक्का है। सिस्टम दुश्मनों के लेवल्स दिखाता है, सब के सब 50 के ऊपर हैं और हराने के लिए 1000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स खड़े हैं। उसके ऊपर से दीवार की ड्यूरेबिलिटी एकदम घटिया है। ऐश सोचता है कि अगर ये कैनन ही अकेला काम का वेपन है तो वो करेगा क्या। इस पॉइंट पर जीतना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उसे अपनी स्किल्स बेहतर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लड़का शांत रहने की कोशिश करता है। अगर वो आयरन मोड यूज करने का सोच रहा है तो वो सेव या लोड वाली टैक्टिक यूज नहीं कर पाएगा, यानी एक गलती हुई और सब कुछ खत्म। इसीलिए वो वहां से निकलने का बेस्ट मेथड ढूंढ रहा है। 6 महीने तक खेलने के बाद वो गेम को रग रग से जानता है। हालात चाहे कैसे भी हों, बचने का कोई न कोई रास्ता हमेशा होता है। वो किसी ज्यादा पावरफुल और फुल प्रूफ चीज की तलाश करता है। तभी उसका ध्यान एक चीज पर जाता है। ये बिल्कुल वही है जो वो ढूंढ रहा था। ऐश दरवाजे पर लात मारता है और लुकास को आवाज देता है। वो पूछता है कि लुकास कहाँ है और नाइट जवाब देता है और पूछता है कि क्या हुआ। ऐश चिल्लाकर कहता है कि वो अपनी डायरेक्ट टीम को तुरंत इकट्ठा करे। लुकास पूछता है कि क्या वो रीइंफोर्समेंट्स मदद बुलाने की बात कर रहा है। वो कहता है कि लड़के ने आज तक एक बार भी उन्हें नहीं बुलाया था, पर ऐश उस पर चिल्लाता है कि ये ब्ला 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 बंद करो और रीइंफोर्समेंट्स को अभी के अभी बुलाओ। ऐश लुकास के मुंह के सामने उंगली दिखाकर चिल्लाता है कि उसने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। एक हाथ कुर्सी खींचता है। लड़का दीवार से टिक कर बैठ जाता है और कहता है कि फाइनली सब लोग आ गए हैं। वहाँ लुकास के अलावा करीब 3 लोग और हैं। उन सबके चेहरे ऐश पहचानता है, लिली, केन और शायद डैमियन। ऑफ कोर्स वो उन्हें पहचानता है क्योंकि उसने उन्हें बार बार मरते हुए देखा है। ऐश पूछता है कि डैमियन ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है। वो लड़का रोना बंद ही नहीं कर रहा। लिली बताती है कि उसका दिल टूट गया है क्योंकि उसने आज अपना एक दोस्त खो दिया। ऐश सोचता है कि ट्यूटोरियल में तो ऐसा ही होता है। डैमियन का स्टेटस शुरू से ही खराब होता है, इसलिए वो हमेशा सबसे पहले मरता है। भले ही वो एक अच्छा हीलर है, पर ऐश कभी उसकी एबिलिटीज का फायदा नहीं उठा पाया था। ऐश सबसे बात करना शुरू करता है और कहता है कि सबसे पहले वो उन रोल्स के बारे में बताएगा जो वो कल की लड़ाई में निभाएंगे। वो लिली को बुलाता है और कहता है कि वो एक मेज है जो खतरनाक फ्लेम अटैक्स कर सकती है और वही सबसे ज्यादा डैमेज देगी। वो एक टैंक की तरह शील्ड बनेगी और मकड़ियों के अटैक से बचने की जिम्मेदारी उसकी होगी। लिली माफी मांगने लगती है और पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐश आगे बढ़ता है और केन से बात करता है। वो एक डिफेंस मेज है जो हमेशा फ्रंट लाइन पे रहता है। वो बैटलफील्ड का यूज करके एनिमीज को अटैक और डिस्ट्रैक्ट करता है। वो दुश्मनों के फॉर्मेशन के बीच में घुस जाएगा ताकि कंफ्यूजन पैदा हो सके। केन एकदम टेंस हो जाता है। फिर ऐश डैमियन से बात करता है। वो एक हीलर है तो टीम में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी।
अब से तुम टीम के स्नाइपर होगे, तुम्हें दुश्मनों को निशाना बनाना होगा। फाइनली ऐश लुकास से कहता है कि बाकी सोल्जर्स को कमांड करने और फ्रंटलाइन संभालने की जिम्मेदारी उसकी है। सब एकदम शांत हो जाते हैं। ऐश सोचता है कि ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे। केन बुरी तरह कांपने लगता है। वो दीवार पर मुक्का मारता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या ऐश इसे स्ट्रैटेजी कहता है? क्या हिज हाइनेस सीरियस हैं? वो अपने ऑर्डर्स से उन्हें मौत के मुंह में भेज रहा है, इसलिए वो उनसे ऐसा कुछ करने को ना कहे। लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और सोचता है कि ये वो नहीं है, वो तो गेम वाला ऐश था, एक मॉन्स्टर। पर ये सब बोलते वक्त वो पक्का किसी पागल जैसा साउंड कर रहा होगा, लेकिन ट्रेडिशनल तरीकों से उस जगह को साफ करना नामुमकिन है, इसलिए उसके पास एक पागल की तरह बिहेव करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐश केन का नाम लेता है और सोचता है कि वो चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हट सकता। फिर वो कहता है कि वो सिर्फ एम्परर का बेटा नहीं है, वो वहाँ का कमांडर इन चीफ है। वो हवा में देखता है और पूछता है कि क्या केन उसके ऑर्डर्स मानने से इनकार करेगा। सब टेंस हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। केन डर के मारे कांपता है और ऐश से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर लड़का ऐश एकदम पागल और साइकोटिक चेहरा बनाता है। अगर उसने अपनी लीडर वाली पोजीशन खो दी तो सब कुछ बिखर जाएगा। ऐश चलना शुरू करता है और लिली की तरफ जाता है। उसका प्लान एकदम रेकलेस और मजाकिया है। लड़का अपनी डैगर खंजर निकालता है। उसे इन सब का मुंह बंद करना है और अपनी बात मनवानी है, इसलिए वो लिली पर वार कर देता है। सब के सब डर के मारे जम जाते हैं। लिली कांपने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ जब वो ब्लेड उसके कंधे में घुस जाती है। वो दर्द के मारे चीखती है। ऐश कहता है कि उन सब पर अपनी ड्यूटीज का बोझ है, क्योंकि वो अब एक पागल के शरीर में है, तो उसने सोचा कि उस हिसाब से ही बिहेव किया जाए। ऐश की डैगर लिली के शोल्डर में फंसी हुई है। केन ये देखकर सोचता है कि प्रिंस पूरी तरह अपना दिमाग खो चुका है। उसे शायद आइडिया नहीं है कि मेजेस मिलिट्री पावर में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। वो ऐसे बंदे पर भरोसा करके जंग में कैसे जा सकते हैं। तभी जहां ऐश ने मारा था वो जगह जलने लगती है। लिली के कंधे पर एक बहुत बड़ी आग बन जाती है। सब हैरान रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। मुस्कुराते हुए ऐश कहता है, मैं इसी की बात कर रहा था। लड़के को नहीं पता कि डेवलपर ने ये मजाक में डाला था या क्या, पर ट्यूटोरियल में हर कैरेक्टर के पास एक हिडन एबिलिटी होती है जो उनके रोल के एकदम ऑपोजिट होती है। ऐश पूछता है कि क्या बचपन में जब गॉब्लिन्स ने लिली के गांव पर हमला किया था तब उसे ब्लेड से कट नहीं लगा था? उसी वक्त उसने वो हासिल किया था जिसे फ्लेमिंग स्किन कहते हैं। फ्लेमिंग स्किन ब्लेड्स के एक्सट्रीम डर से पैदा होती है। ये बॉडी के पार्ट को फ्लेम्स में बदल देती है, जिससे फिजिकल अटैक से बचा जा सके। इसे यूज करने पर एमपी कंज्यूम होता है। वो लिली की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो गलत है। लिली की आंखों में आंसू हैं। गेम खेलते वक्त मेन डैमेज रोल्स में हिडन एबिलिटी यूज करने का कोई रास्ता नहीं था, पर ये रियल लाइफ है तो वो इस एबिलिटी का फायदा उठा सकता है। अगर वो लेवल पार करना इम्पॉसिबल है तो उसे कोई रास्ता निकालना ही होगा। फर्क नहीं पड़ता कि किस इडियट ने उसे यहाँ फेंका है, वो इस अजीब और बेवकूफ गेम को एक ही बार में खत्म कर देगा। फिर वो उस जिम्मेदार बंदे को अपने हाथों से पछताने पर मजबूर कर देगा। वो लिली से डैगर निकालता है और अपनी बात प्रूव करने के लिए इतना बेरहम तरीका यूज करने पर माफी मांगता है। लिली कहती है कि ठीक है, पर वो पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। ऐश टॉपिक बदल देता है। वो मुड़ता है और केन से बात करता है, जो एकदम पैनिक हो जाता है। ऐश कहता है कि केन बचपन में एक चोर हुआ करता था। उसके पास सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी फैमिली है और नाइट बनने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। वो आदमी पूछता है कि ऐश को ये सब कैसे पता। मुस्कुराते हुए लड़का कहता है कि पॉइंट ये नहीं है, मैटर ये करता है कि वो आदमी कर क्या सकता है। लिटिल थीव्स पाथ एबिलिटी उसे अपनी प्रेजेंस छुपाने और दूसरों से बच निकलने की पावर देती है, पर हर बार यूज करने पर एचपी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। ऐश कहता है कि उसके पास छुपाने की एबिलिटी है और केन को पसीना आने लगता है। फिर वो उस आदमी से कहता है कि अगर वो नहीं चाहता कि ऐश फिर से वहां आकर प्रैक्टिकल टेस्ट करे तो कुछ बोले। ऐश के सामने झुकते हुए केन कहता है कि जरूरत नहीं है, उसके पास वाकई वो एबिलिटी है। इसका मतलब वो कर सकता है जो लड़के ने पहले मांगा था। ऐश टेबल पर डैगर रखता है और कुछ कहना शुरू करता है। वो डैमियन को बुलाता है और उसके पास जाता है। ऐश सोचता है कि वो लड़का इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो नीचे बैठता है और डैमियन से कहता है कि उसकी विजन कमाल की है, इसीलिए उसे साफ साफ याद रखना होगा कि उसका दोस्त कैसे मरा। डैमियन बिना किसी रिएक्शन के अपना सर झुका लेता है। वो उसका बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही ऑर्फनेज अनाथाश्रम में पले बढ़े थे। वो इसलिए मर गया क्योंकि वो उसकी जगह बैटलफील्ड पे गया था। बहुत रोते हुए हीलर पूछता है कि हिज हाइनेस ने उन्हें उस रात वहां क्यों बुलाया। क्या उनका कोई बड़ा मकसद है या वो बस मोजे के लिए उनकी जान यूज कर रहे हैं। वो ऐश से कहता है कि उसका दोस्त वापस ला कर दे और चिल्लाता है कि वैन को वापस लाओ। दीवार के पास एक फूल उगता है।
ऐश डैमियन के कंधे पकड़ता है और कहता है कि वो उस पर गुस्सा हो सकता है और चाहे तो नफरत भी कर सकता है, पर उसके दोस्त वैन ने लड़कों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी और अब वो बस वहां बैठकर मरने का इंतजार कर रहा है। ऐश पूछता है कि क्या वो वाकई अपने दोस्त की दी हुई जिंदगी को ऐसे ही फेंक देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कमांडर ने उसे मौत के सामने खड़ा कर दिया है। वो कहता है कि डैमियन को लड़ना होगा। वो लड़के के कंधों को कस के पकड़ता है और कहता है कि उसे ढूंढना होगा रिवेंज। उसे उन मक्खियों को जड़ से खत्म करना होगा और वहां से जिंदा निकलना होगा। उसके बाद वो ऐश को जितना चाहे परेशान कर सकता है। ऐश पूछता है कि क्या डेमियन उन गंदी मक्खियों को ढेर करना चाहता है। हीलर हाँ कहता है। एकदम सीरियस होकर ऐश पूछता है कि क्या वो उसे भी ढेर करना चाहता है। डेमियन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है हाँ। लड़के का ये जवाब सुनकर सब के सब नर्वस हो जाते हैं। ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है और वादा करता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकल गए तो वक्त आने पर वो डेमियन के हाथों ही मरेगा। लूकस उस पर चिल्लाता है पर ऐश उसे रुकने का इशारा करता है और कहता है कि अगर मिशन फेल हुआ तो वैसे भी सबकी जान जाएगी और तब भी वो उसी के हाथों मरेगा। वो अपनी फैमिली की इज्जत की कसम खाता है पर डेमियन से रिक्वेस्ट करता है कि बस कल के लिए वो उसका ऑर्डर माने। ऐश जानता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे इस नफरत को ईंधन की तरह यूज करना होगा। डेमियन हाँ में सिर हिलाता है। ऐश को इस सिचुएशन का फायदा उठाना ही होगा, भले ही नफरत उसकी तरफ ही क्यों ना हो। वो एकदम सीरियस होकर कहता है कि वो कोई बहाना एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका सबसे घटिया फैसला ये था कि उसने आर्मी को खत्म होने की कगार पर खड़ा कर दिया, पर अगर प्लान काम कर गया तो वो उन मक्खियों से पीछा छुड़वा लेंगे। भले ही चांसेस कम है पर जीतने की एक उम्मीद है, इसलिए उन्हें बस इस एक बार उस पर भरोसा करना होगा। अब उसकी गार्ड पूरी हो चुकी है। वो चारों ऐश के सामने खड़े हैं, चाहे ये कोई रियल रॉयल गार्ड हो या कोई हारा हुआ स्क्वाड, उसे अब ऑल इन जाना ही होगा। तभी कोई चिल्लाता है कि मक्खियों की आर्मी पास आ रही है। एक नाइट पूछता है कि क्या ऐश को अपनी कही बात पर यकीन है। लड़का उनसे कहता है कि फिक्र मत करो और बस ऑर्डर्स फॉलो करो। मक्खियां बहुत तेज स्पीड से आ रही हैं, पर प्लान एकदम सिंपल है। जब तक टीम थोड़ा टाइम बाय करेगी तब तक उसे उस क्वीन को ढूंढना है जो बाकी मक्खियों को ऑर्डर्स दे रही है। उसके बाद उसे बस एक माना कैनन से उसे उड़ा देना है। वो कैनन से पूरी पावर के साथ माना रिलीज करेगा, उसका रेगुलेटर तोड़कर। उसे पता है कि क्वीन भी इतनी पावर झेल नहीं पाएगी। प्रॉब्लम बस ये है कि क्वीन की लोकेशन ढूंढनी होगी। वो पक्का कहीं ऐसी जगह छुपी होगी जहां से वो नंगी आंखों से ना दिखे। ऐश सोचता है कि क्या वो ये कर पाएगा, पर वो मैपिंग यूज करने का प्लान बनाता है। ऐश अपनी मैपिंग एबिलिटी यूज करता है। इससे वो हर चीज का नक्शा बना लेता है, बैटलफील्ड, जंगल और वहां के छोटे जानवर भी। अपनी मैपिंग एबिलिटी से वो पूरे एरिया को एक मिनी मैप में देख सकता है। शुरू में तो वो हैरान था कि उसका स्टेटस कितना मजाकिया है, पर चलो कम से कम एक एबिलिटी तो है। अब उसे ये पता लगाना है कि वो मक्खियों की क्वीन आखिर कहाँ छुपी है। तभी कुछ उसका ध्यान खींचता है। वहाँ कोई बॉस मार्कर नहीं है। उसे मैप पर दुश्मन क्वीन मिल ही नहीं रही। केन के सामने बड़े दरवाजे खुलते हैं। जाने से पहले ऐश ने उसे स्टैमिना पोशंस दिए थे। केन की ड्यूटी है कि वो बैटलफील्ड पर जाए और मक्खियों का ध्यान भटकाए। ऐश ने उससे पूछा था कि क्या वो ये कर पाएगा। दीवारों और छत की स्ट्रक्चर कांप रही है। छुपी हुई लिली बुरी तरह डरी हुई है। ऐश ने उसे एक मुश्किल काम दिया है। अगर मक्खियां फोर्ट के अंदर घुस गईं, तो उसे अपनी फायर पावर से एंट्रेंस ब्लॉक करनी होगी। लूक्स नाइट्स को चिल्लाकर अपनी फॉर्मेशंस लेने को कहता है। लोग अपने क्रॉसबोज और कैनन्स तैयार करने लगते हैं। मक्खियों की आर्मी पास आती है और लूक्स अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर वो सबको चिल्लाकर कहता है कि अपने घर की हिफाजत करो। उन्हें तब तक टाइम बाय करना है जब तक हिज हाइनेस क्वीन को ढूंढ नहीं लेते। लूकस ऐश की तरफ देखता है और समझ जाता है कि वो शुरू करने के लिए तैयार है। फिर वो अपनी तलवार उठाता है, पर ऐश टेंस है क्योंकि उसका मैप उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा। सब मक्खियों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कई धमाके होते हैं और बहुत सारी मक्खियां मर जाती हैं। लूक्स ऐश को थम्स अप देता है, पर ऐश बदले में कुछ नहीं कहता। वो सोचता है कि उसे शांत होना पड़ेगा। वैसे भी बॉस को हराना ट्यूटोरियल का आखिरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो तो बस इसलिए शौक था क्योंकि बॉस मार्कर दिखा नहीं। अटैक के दौरान भी वो पक्का कहीं छुपी होगी, पीछे किसी सेफ जगह पर गार्ड्स के साथ। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ क्वीन हो सके, इसलिए ऐश डेमियन को आवाज लगाता है। लड़का दूर इशारा करता है और हीलर से पूछता है कि क्या वो देख सकता है। वो एक खाली एरिया की तरफ इशारा कर रहा है, पर डेमियन को वहाँ ऐसी मक्खियां दिखती हैं जो हिलडुल नहीं रही हैं। ऐश कहता है कि क्वीन पक्का वहीं होगी और हीलर से पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ सकता है। डेमियन अपनी आंखें सिकोड़ता है और पूछता है कि क्या ऐश उस मॉन्स्टर की बात कर रहा है जिसका शरीर मक्खी का है और सिर एक औरत का। ऐश एकदम एक्साइटेड हो जाता है। हाँ, वही है। डेमियन कहता है कि वो बहुत डरावनी दिख रही है, पर ऐश उसे रिलैक्स करने को कहता है क्योंकि वो बहुत जल्द ढेर होने वाली है। वो कैनन को सही डायरेक्शन में घुमाते हैं। एक नाइट बताता है कि माना शेल चार्ज हो गया है और जब भी लड़का तैयार हो वो फायर कर सकते हैं। ऐश डेमियन को निशाना लगाने के लिए कहता है। बेचारा लड़का नर्वस हो जाता है और कांपते हुए कहता है कि उसे नहीं पता वो ये कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया और ये रिक्वेस्ट एकदम अचानक आई है।
ऐश बोलना शुरू करता है और कहता है कि अगर निशाना चूक भी गया तो कोई बात नहीं, उसने फैसला किया है कि वो हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेगा। अगर वो फेल हुआ और सब कुछ बर्बाद भी हो गया तो इट्स ओके, सारा इल्जाम वो अपने सिर लेगा। जो भी होता है वो हमेशा कमांडर की जिम्मेदारी होती है, सोल्जर्स तो बस ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। ऐश कहता है कि डेमियन को बस ट्रिगर दबाना है, इसी तरह वो वैन के दुश्मन को हरा पाएंगे। डेमियन मोटिवेट हो जाता है और उसकी लॉन्ग रेंज विजन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वो लीवर खींचता है, माना कैनन बॉल हिलने लगती है, गियर्स घूमते हैं और ऐश खुश हो जाता है। फाइनली टारगेट की तरफ एक शॉट फायर होता है। जब वो निकलता है तो लाइट, हवा और एक बहुत भयंकर आवाज पैदा होती है। वो तेजी से उसी डायरेक्शन में उड़ता है जहां से लॉन्च किया गया था। ऐश चिल्लाता है, ये कैनन बॉल स्पाइडर क्वीन को खत्म कर दे। होराइजन पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐश एक नाइट से बाइनाकुलर से देखने को कहता है। वो चिल्लाता है कि निशाना एकदम सही लगा, शॉट सीधा मॉन्स्टर्स के बीच में गिरा है। लोग डेमियन की तारीफ करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में ये उसका पहला टाइम था। छोटा लड़का शर्मा जाता है और कहता है कि उसने तो बस हिज हाइनेस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। ट्रिगर दबाने के बाद सब कुछ एकदम नेचुरली हो गया। ऐश सोचता है कि ये लड़का क्या कह रहा है। ये सब उसकी लॉन्ग रेंज विजन एबिलिटी की वजह से था, जो उसे हर चीज देखने और किसी भी टारगेट को हिट करने की पावर देती है। उसे लगता है कि ये शायद कोई कोडिंग फ्लॉ है। गेम में डेमियन वो कैरेक्टर था जो कभी वेपन पकड़ ही नहीं सकता था, पर अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी स्ट्रैटेजी काम कर गई। वो एक इनक्रेडिबल लीडर है, लेकिन जब ऐश दीवार के सामने देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मक्खियां अभी भी हिल रही हैं। एक नाइट कहता है कि दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं। ऐश पूछता है, क्या बोल रहे हो? मक्खियों का एक पूरा झुंड आ रहा है, वो मूव करने लगे हैं। ऐश वहां देखता है जहां उस आदमी ने इशारा किया था। कुछ अजीब हो रहा है। स्पाइडर क्वीन अपनी मक्खियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है और लगता है उसके पास कोई शील्ड है। वो बहुत गुस्से में है। ऐश हड़बड़ा जाता है। सारी मक्खियां क्वीन की तरफ मुड़ जाती हैं। लड़का सोचता है कि ये सब कहाँ जा रही हैं। लोग ऐश से पूछते हैं कि क्या उसने क्वीन को हिट नहीं किया और वो अभी भी सही सलामत कैसे है। नर्वस होकर लड़का उनसे कहता है कि थोड़ा रुको, उसे सोचने दो। नाइट चिल्लाता है कि हम मुसीबत में हैं, मक्खियां फोर्ट की तरफ टूट पड़ी हैं। ऐश चिढ़ते हुए सरकास्टिकली कहता है कि उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर्स दिए हैं। दीवार के अंदर से वो लोग बॉम्ब्स फेंकना और खुद को डिफेंड करना जारी रखते हैं। केन पूरी तरह थक चुका है, सिर्फ एक स्टैमिना पोशन बचा है। वो एक पेड़ के पीछे छुपा है और सोचता है कि क्या उसे भाग जाना चाहिए। तभी एक तेज टक्कर होती है। केन खड़ा होता है पर सब खाली है। वो नर्वस है। जंगल में एक तेज हवा चलती है। केन बिना ताकत के जमीन का सहारा लेता है। डेमियन की आंखें स्पाइडर क्वीन को देख रही हैं और निशाना लगा रही हैं। कोई चिल्लाता है, हमने उसे मार गिराया। ऐश टेंशन में देख रहा है, पर आर्मी रुक नहीं रही। क्वीन अभी भी जिंदा और ठीक ठाक है। लड़का सोचता है कि क्या वो उसे गिराने के लिए काफी पावर यूज नहीं कर रहे। ब्लैक स्पाइडर आर्मी की क्वीन जैसी चीज के लिए कुछ धमाके काफी होने चाहिए, क्योंकि वो सोल्जर से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। पर ये ट्यूटोरियल क्वीन आखिर है क्या, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद उसे मारा ही नहीं जा सकता। तभी कोई हिज हाइनेस को आवाज लगाता है और कहता है कि वो लोग अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने माना कैनन का रेगुलेटर तोड़ दिया था। उनके वेपन की बैरल्स डैमेज हो चुकी हैं और वो उन्हें अब यूज नहीं कर सकते। ऐश एकदम कंफ्यूज है। ऐश एकदम बौखला गया है और फटाफट पूछता है कि अब कितने शॉट्स बचे हैं। नाइट बताता है कि टोटल 5 शॉट्स थे, जिसमें से अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। ऐश की टेंशन बढ़ जाती है। वो सोचता है कि अब बस उम्मीद ही सहारा है। उन्हें इन 3 शॉट्स में ही क्वीन का काम तमाम करना होगा। पर एक और लोचा हो गया है। डेमियन की आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो लॉन्ग रेंज विजन इतनी ज्यादा यूज कर चुका है कि उसकी हालत खराब हो रही है। 3 शॉट्स तो बचे हैं, पर क्या ये बच्चा तब तक टिक पाएगा? किस्मत से बीच वाली दीवार अभी तक सही सलामत खड़ी है। तभी कोई चिल्लाता है कि डेमोलिशर्स आ रहे हैं। ऐश के होश उड़ जाते हैं। एक बहुत ही भयानक और बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसका मकसद दीवार को तोड़कर गिराना है। ऐश परेशान हो जाता है, क्योंकि गेम में तो ऐसा कभी नहीं होता था। वो तुरंत ऑर्डर्स देता है कि उन डेमोलिशर्स को रोको और सारी अटैक पावर उन पर लगा दो। कैनन्स फायर होते हैं और डेमोलिशर्स को लगते भी हैं, पर उनका शेल इतना मजबूत है कि वो दीवार के एकदम करीब पहुंच जाते हैं। दीवार अब गिरने ही वाली है। डेमोलिशर एक जोरदार धक्का मारता है और एक ही झटके में फोर्ट को गिरा देता है। एक बहुत बड़ा रास्ता बन जाता है और सारी स्पाइडर आर्मी अंदर घुसने लगती है। ऐश एकदम निराश हो जाता है। लूकस चिल्लाकर सबको अपनी तलवारें निकालने को कहता है। वो लोग अब नीचे जमीन पर जा रहे हैं लड़ने के लिए। ऐश अपने साथ वाले नाइट्स को अलर्ट करता है कि ध्यान रखना, जो लोग नीचे लड़ रहे हैं वो ऊपर वालों की मदद नहीं कर पाएंगे। उन्हें वहीं रुककर क्वीन को खत्म करने की कोशिश करनी होगी। ऐश एकदम सीरियस होकर कहता है कि क्वीन का मरना बहुत जरूरी है। नाइट अनाउंस करता है कि कैनन लोड हो गई है। ऐश डेमियन को शूट करने को कहता है। डेमियन अपनी पूरी ताकत लगाकर अधमरी हालत में अपनी विजन एबिलिटी यूज करता है और लीवर खींच देता है। क्वीन को फिर से शॉट लगता है, पर उसे एक खरोंच तक नहीं आती।
गुस्से में पागल होकर ऐश चिल्लाता है कि कैनन को फिर से लोड करो। इस बीच लूकस मक्खियों से जंग लड़ रहा है। वो ढेर सारी मक्खियों को मौत के घाट उतार देता है, पर ऐसा लगता है कि ये सालियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। लूक्स चिल्लाता है कि फोर्ट को बचाओ और हिज हाइनेस को हर हाल में सेफ रखो। ऐश का दिमाग अब काम करना बंद कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके सोल्जर्स उसकी जान बचाने के लिए मक्खियों को रोक रहे हैं, पर दुश्मन हजारों में है और ये लोग मुट्ठी भर। एक एक करके उसके आदमी मरे जा रहे हैं। लाशों का ढेर बढ़ता जा रहा है और ऐश एकदम ब्लैंक हो गया है। वो याद करने की कोशिश करता है कि जब वो गेम खेलता था तब क्या करता था, पर तब उसे ये एहसास नहीं था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ असली लोग रहते हैं। यहाँ मौत सिर्फ एक नंबर नहीं है, यहाँ दर्दनाक चीखें हैं और खून की भयानक बदबू है। ऐश स्टेटस विंडो बंद कर देता है। एक सोल्जर चिल्लाता है कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, कैनन को ठंडा करना पहली प्रायोरिटी है। तभी ऐश देखता है कि 5 शॉट्स फायर करने से पहले ही ये लोग ढेर हो जाएंगे। लूकस के पैर तेजी से चल रहे हैं। वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है उस फाइट में। ऐश सोचता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अचानक केन गेट पर दिखता है और मक्खियों पर चिल्लाने लगता है। वो उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ऐश शॉक हो जाता है। केन अपनी आखिरी स्टैमिना पोशन पीता है। वो पूरी तरह थक चुका है, पर फिर भी चिल्लाता है कि वो केन है, एम्पायर का एक रॉयल नाइट। लूक्स और बाकी सब हैरान रह जाते हैं और सारी मक्खियां केन की तरफ मुड़ जाती हैं। केन अपने डर को दबोकर भागना शुरू करता है ताकि मॉन्स्टर्स को दूर ले जा सके। उसे एक बड़ा पत्थर दिखता है और वो मुस्कुराता है। वो फटाफट उस पत्थर के पीछे छुप जाता है और अपनी लिटिल थीफ सर्वाइवल पाथ एबिलिटी यूज करके उस पत्थर में घुल मिलकर गायब होने की कोशिश करता है। ऐश एकदम डर जाता है और केन पर चिल्लाता है कि उसके पास अब स्टैमिना नहीं बचा है और उसकी हेल्थ इतनी कम है कि वो एबिलिटी काम नहीं करेगी। एबिलिटी डीएक्टिवेट हो जाती है और केन उन मक्खियों के बीच वापस दिखने लगता है। केन कहता है कि उसे पता था कि उसे ऐश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। एक भयानक हमले के साथ केन का काम तमाम हो जाता है। ऐश की बोलती बंद हो जाती है। कुछ ही दूरी पर उसे तबाही की वो खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। मक्खियां केन को चीर-फाड़ कर खत्म कर देती हैं। ऐश सोचता है कि ये सब उसकी गलती है। उसकी वजह से एक और कीमती जान चली गई। लूकस चिल्लाता है कि केन ने डिफेंस लाइन को दीवार के पास धकेल दिया है। वो सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है ताकि मक्खियां अंदर ना घुस सकें। सिर्फ केन ही नहीं, उसके ऑर्डर्स की वजह से सारे सोल्जर्स अपनी जान गंवा रहे हैं। इन सब मौतों का जिम्मेदार वही है। जब वो गेम खेलता था तो वो हमेशा अपने साथियों को चारा की तरह इस्तेमाल करता था जहां जरूरत होती थी। गेम ऐसे ही चलता था, पर यहाँ लोगों को बचाने के बजाय वो लोगों को बचाने या आइटम्स जमा करने या मिशंस पूरे करने के लिए किसी को भी मार देता था और कभी अपने काम पर सवाल नहीं उठाता था। लेकिन अब उसे अपने फैसलों का अंजाम समझ आ रहा है। वो चिल्लाता है कि इन गंदी मक्खियों को रोको और नोटिस करता है कि ये मौत कितनी दर्दनाक होती है। ऐश चीखता है उन्हें रुकने के लिए, पर वो नहीं रुकती। मॉन्स्टर्स किसी के चिल्लाने से नहीं रुकते। तभी एक तलवार ऐश के सामने वाली मक्खी को लगती है। वो लूक्स है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो पूछता है कि हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? ऐश जमीन पर तड़पती हुई मक्खी को देखता है और कहता है कि वो ठीक है। मॉन्स्टर्स को रोकने का बस एक ही रास्ता है। ऐश उस मक्खी का सर काट देता है। उन्हें उन सबको खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो खुद खत्म हो जाएं। एक नाइट बुलाता है और कहता है, हाइनेस, चौथा कैनन बॉल लोड हो गया है, पर ये इतनी दूर नहीं जाएगा। ऐश डेमियन को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या वो फायर कर सकता है। खून से भरी आंखों के साथ डेमियन कहता है हाँ। फिर वो दोबारा कैनन फायर करता है। निशाना क्वीन पर लगता है, पर इस बार वो इतनी जोर से चीखती है कि उसके आसपास के सब लोग ढेर हो जाते हैं। वो क्रिएचर दर्द में चीख रही है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। शॉट सीधा क्वीन के सर पर लगा है, लेकिन फिर भी वो गंदी क्वीन अभी भी जिंदा और हट्टी कट्टी है। ऐश डर जाता है। सब अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। उनके अटैक्स काफी नहीं हैं। कैनन का बैरल भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। अगर उन्होंने एक बार भी और फायर किया तो कैनन फट जाएगा। सोल्जर कहता है कि सब खत्म हो गया और वो हार मान लेते हैं। ऐश की सांसें फूल रही हैं। वो सोचता है कि क्या ये वाकई द एंड है। कैनन फटने वाला है, डिफेंस लाइंस टूट रही हैं और निशानेबाज अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा। ऐश अपना हाथ नीचे गिरा देता है। वो हार मानने का सोच रहा है, पर तभी एक सोल्जर चिल्लाता है कि उन्होंने क्वीन को थोड़ा डैमेज पहुंचाया है। ऐश शॉक हो जाता है। क्वीन का आर्मर उतर गया है। वो लड़का सोल्जर से बात करने की कोशिश करता है जो मरते दम तक अपनी ड्यूटी निभा रहा था। सोल्जर चिल्लाता है कि अगर उन्होंने क्वीन को एक बार और मारा तो वो खत्म हो जाएगी, पर तभी एक अटैक सीधा उसकी तरफ आता है। ऐश की आंखों के सामने ही वो खत्म हो जाता है। उस टावर में धमाका होता है जहां वो लोग थे। लूक्स फिक्र में ऐश के लिए चिल्लाता है। टावर गिर जाता है और ऐश नीचे गिरता है। सब कुछ बिखर गया, उस लेवल को क्लियर करने की उम्मीद भी और पूरी दुनिया भी, सब कुछ। ऐश को किसी की धुंधली आवाज सुनाई देती है। फिर उसे रोशनी दिखती है और वो हड़बड़ा कर जागता है। वो मलबे के बीच में है और लूक्स उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐश दंग रह जाता है। लूकस मलबे के नीचे रेंगते हुए गया ताकि ऐश को चोट न लगे और वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गया,
पर फिर भी पूछता है, हाइनेस क्या आप ठीक हैं? ऐश चिल्लाता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। नाइट बहुत सारा खून थूक रहा है। फिर वो पूछता है कि क्या ऐश को 20 साल पहले की कोई बात याद है, पर उसे कुछ याद नहीं। वो तो बस एक प्लेयर है जिसके पास पुरानी यादें नहीं हैं। लूकस कहता है कि जब ऐश ने उसे अपना बॉडीगार्ड बनाया था तब उसने कुछ कहा था। ऐश पूछता है, क्या शायद मैं कभी राजा ना बन पाऊं, पर मैं इस दुनिया का सबसे काबिल इंसान बनूंगा और मेरे बॉडीगार्ड होने के नाते लूकस तुम दुनिया के सबसे काबिल नाइट बनोगे। शायद वो एक बचपना था, पर उन बातों ने लूकस का दिल छू लिया और उसने उन्हें आज तक संभाल कर रखा। लूकस कहता है कि उसे ऐश पर यकीन है। ऐश पूछता है, क्या तुम वाकई इस हालत में मुझ पर यकीन करते हो? लूकस जवाब देता है, हमेशा के लिए। तभी मलबे का पूरा वजन उस पर गिरता है और नाइट दब जाता है। पूरा टावर गिर गया। ऐश लूकस को मलबे से बाहर खींचता है। वो उम्मीद करता है कि नाइट हिम्मत न हारे। वो इस गेम का मेन कैरेक्टर है, इस दुनिया का सेवियर है। वो ऐसी जगह नहीं मर सकता। ऐश को पहले ये पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। क्या वो दुश्मनों के हमले के नीचे है और वो कितनी देर बेहोश था? वो देखता है कि कैनन और उसे चलाने वाले सोल्जर्स जमीन पर पड़े हैं। डेमियन भी वहीं है। खुशकिस्मती से किसी को जानलेवा चोट नहीं आई है, पर कैनन इतना लकी नहीं था। उसे कुछ सोचना होगा। मक्खियां अभी तक उन्हें खा क्यों नहीं गईं? तभी लिली हिज हाइनेस को आवाज देती है। वो उसके सामने खड़ी है और मॉन्स्टर्स को रोक रही है। ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लिली अपनी पूरी जान लगाकर दुश्मनों को रोक रही है। वो बुरी तरह जख्मी है और उसके शरीर में कई जगह चोट लगी है। ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है और लिली की तरफ भागता है, पर वो रुकने का इशारा करती है और कहती है कि वो मक्खियों को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। वो थोड़ी देर के लिए एंट्रेंस ब्लॉक कर सकती है, पर वो डेमोलिशर किसी भी पल उसे तोड़कर अंदर आ जाएगा। चीखते हुए लिली कहती है कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और ऐश को जल्दी करने को कहती है। वो कहती है, हमारी मौत को बेकार मत जाने देना। ऐश एकदम नर्वस हो जाता है और सोल्जर्स पर चिल्लाता है कि आखिरी बुलेट कैनन में लोड करो। वो बंदा आर्ग्यू करने लगता है कि कैनन अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है और फायर करते ही फट जाएगा। तब ऐश कहता है कि वैसे भी इस पॉइंट पर मक्खियां हमें मार ही डालेंगी, तो क्यों ना एक गैम्बल खेला जाए, किस्मत का सिक्का उछाला जाए, बजाय इसके कि हम अंत का इंतजार करें। सोल्जर सवाल करता है कि हम निशाना कैसे लगाएंगे जब हमें क्वीन दिख ही नहीं रही। ऊपर से कैनन की फाउंडेशन का कचरा हो चुका है। ऐश उसे कहता है कि अपने हाथों से इसे पकड़कर रखो, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ऐश कहता है कि निशाने की चिंता मत करो क्योंकि डेमियन वो कर लेगा। फिर वो ऑर्डर देता है कि आखिरी बुलेट लोड करो। उसे नहीं पता कि फार साइड कैसे काम करती है, पर अगर डेमियन शूट करेगा तो निशाना एकदम एक्यूरेट लगेगा। डेमियन ही उसकी आखिरी उम्मीद है। ऐश उसके पास जाता है और उसे बुलाता है। लड़का उसकी तरफ देखता है और ऐश कहता है, ये आखिरी शॉट है, बस एक और शॉट के लिए हिम्मत जुटा लो। डेमियन पूछता है, इस सब का फायदा क्या है? मैं चाहे जो भी करूं कुछ नहीं बदलेगा। ऐश कहता है कि अगर तुमने निशाना सही लगाया तो वो मॉन्स्टर मर जाएगा, पर डेमियन कहता है कि बात वो नहीं है। मान लो उसने ट्रिगर दबा दिया और क्वीन मर गई तो उससे क्या बदल जाएगा? उसका दोस्त वैन तो जा चुका है। बदला लेने से भी वो वापस नहीं आएगा। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, अपनी जान लगा दे, ये दुनिया उससे सब कुछ बस छीनती ही जा रही है। डेमियन कहता है कि वो अब रुकना चाहता है। वो ये दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहने लगता है कि वो वैन से मिलने के लिए तैयार है, पर ऐश जोर से उसका नाम चिल्लाता है। ऐश पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ये दुनिया गलत है और जिंदगी दर्दनाक है, कि अगर तुम एक मुश्किल से निकल भी जाओ तो दूसरी आ जाएगी? डेमियन हाँ कहता है। उसका कॉलर पकड़कर ऐश चिल्लाता है कि तुमने अभी सबसे बड़ी सच्चाई सबसे बेवकूफ तरीके से बोली है। अगर इस दुनिया का कोई हार्ड मोड है तो वो हेल मोड है, और आयरन मैन मोड में ये नेचुरल है कि तुम सब कुछ नहीं बचा सकते। पर ये कोई गेम नहीं है, ये गेम शुरू से ही नर्क बनाया गया है। ऐश चिल्लाता है कि दुनिया फेयर नहीं है और कुछ भी तुम्हारे मुताबिक नहीं होगा, पर ये ऐसे ही चलती है। हम सब इस गंदी दुनिया में बस सरवाइव कर रहे हैं। ऐश डेमियन पर चिल्लाते हुए सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो हार मान लें? उसे मौत को नहीं चुनना चाहिए। जब तक आखिरी सांस बाकी है, हमले जारी रहने चाहिए। ऐश चीखता है, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। वो अपनी डैगर निकालता है और कहता है कि अगर डेमियन हार मानकर मरना चाहता है तो वो खुद अपना गला काट ले, पर अगर डेमियन इतना बड़ा डरपोक है कि वो भी नहीं कर सकता तो ऐश खुद ये काम कर देगा। ऐश लड़के को कहता है कि अपने मरे हुए दोस्त के बारे में सोचना बंद करे। उसे मजबूत रहने के लिए बस अपने कमांडर की जरूरत है, तो जिंदा रहने की वजह ढूंढना बंद करो। तुम मेरे प्यादे हो, तुम मेरा हथियार हो और उतना काफी है। ऐश के चिल्लाते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने एक नया स्किल अनलॉक कर लिया है, द इंडोमिटेबल कमांडर। एक गुस्से भरी नजर के साथ ऐश कहता है, ये मेरा ऑर्डर है। वो लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और डेमियन से कहता है कि उन मॉन्स्टर्स के सर उड़ा दो। लड़का मान जाता है और कहता है कि अगर ये आपका कमांड है तो मैं इसे फॉलो करूंगा। सोल्जर रिपोर्ट देता है कि आखिरी शॉट लोड हो चुका है, पर अब कैनन को ठंडा करने का कोई तरीका नहीं है। ऐश कैनन के सामने जाता है।
वो देखता है कि बुलेट चैम्बर से धुआं निकल रहा है और कहता है कि वो इसे पकड़ेगा। सोल्जर शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर आपने इसे हाथ लगाया तो हाथ जल जाएंगे, ये फर्स्ट डिग्री बर्न से भी ज्यादा बुरा होगा। ऐश कहता है नट जाने से तो बेहतर है। फिर वो पूछता है कि क्या डेमियन तैयार है। लड़का कहता है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा और ऐश कहता है कोई बात नहीं। डेमियन बोलता है कि उसे अपने हाथ भी फील नहीं हो रहे, पर ऐश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। फिर वो कैनन बैरल को पकड़ता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है। उसका शरीर जलने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। ऐश जोर से चीखता है। सोल्जर बाकी सबको चिल्लाकर बोलता है कि हाइनेस की मदद करो। सब पास आते हैं और उस उबलती हुई कैनन को पकड़ लेते हैं। पूरा ग्रुप उस वेपन को उठाता है। सब दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। अचानक वो डेमोलिशर उनके सामने आ जाता है। ये देखकर ऐश का ध्यान उस पर जाता है और वो डेमियन के लिए चिल्लाता है। डेमियन अपनी एबिलिटी यूज करता है जबकि उसकी आंखों से खून निकल रहा है और वो ट्रिगर खींच देता है। कैनन और भी ज्यादा गर्म होने लगती है। ऐश गुस्से से सब देख रहा है। फिर वो बुलेट पूरी ताकत के साथ लॉन्च होती है। वो मलबे के बीच से उड़ती हुई सीधा क्वीन की तरफ बढ़ती है। सोल्जर्स, ऐश और डेमियन सब जमीन पर पड़े हैं और मक्खियां पास आ रही हैं। ऐश उम्मीद करता है कि बुलेट क्वीन को लग जाए। ये पूरी कोशिश शुरू से ही नामुमकिन थी। उन्होंने आखिरी बुलेट फायर की है बिना टारगेट को देखे भी। बुलेट बहुत तेज स्पीड से मूव कर रही है। ऐश को लगता है कि कोई चांस नहीं है कि वो शॉट निशाने पर लगेगा, पर फिर भी वो कैनन बॉल सीधा स्पाइडर क्वीन की तरफ उड़ रही है। ऊंचाई का फर्क इग्नोर हो गया, दूरी का तो और भी ज्यादा। रास्ते में जो अनगिनत मॉन्स्टर्स थे वो भी उसे नहीं रोक पाए। बुलेट सीधा टारगेट की तरफ गई जैसे उसका रिजल्ट पहले ही डिसाइड हो चुका हो। क्वीन गुस्से या डर में चीखती है। तभी एक इम्पैक्ट होता है। बुलेट क्वीन के सर पर लगती है और उसका खेल खत्म कर देती है। एक मैसेज अपीयर होता है। कोई कह रहा है कि वो सच में बहुत इम्प्रेस्ड है और पूछता है कि ऐश ने ये कैसे जीता। ऐश कहता है कि जब उसे एक स्ट्रीमर के रूप में पहला व्यूअर मैसेज मिला था तो उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे समझ नहीं आया था कैसे रिएक्ट करे। उसी बंदे ने एक और मैसेज भेजा कि वो उसे फेवर करेगा और पूछा कि क्या वो ये करता रहेगा, पर उसे याद नहीं कि उसने क्या जवाब दिया था। ऐश अचानक जागता है, हैरान है कि वो जिंदा है। वो उठता है पर उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो पूरी तरह बैंडेज से लिपटा हुआ है। कोई कहता है हाइनेस, आपको और आराम की जरूरत है। ऐश दंग रह जाता है। एक हाथ कुछ लिख रहा है और वो इंसान बताता है कि डेमियन ने उसे अपनी हीलिंग पावर से ट्रीट किया, पर जलन बहुत डीप थी, इसलिए पूरा रिकवर होने में टाइम लगेगा। वहां लिली थी। वो बताती है कि ऐश 4 दिन तक सोया रहा। उसे डर लग रहा था कि ब्लैक स्पाइडर आर्मी को हराने के बाद ऐश शायद कभी न जागे। ऐश स्पीचलेस है। वो पूछता है कि क्या वो बच गई। लिली कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। आखिरी शॉट क्वीन को लगा जिसने पूरी आर्मी को डीएक्टिवेट कर दिया। लिली कहती है हम जीत गए। सोल्जर्स लाशों को उठा रहे हैं और मलबे में जख्मियों को ढूंढ रहे हैं। रीइंफोर्समेंट्स ने दोस्तों की बॉडीज कलेक्ट कर ली हैं और मक्खियों से पीछा छुड़वा लिया है। सब काम लगभग खत्म हो गया है। लिली बताती है कि उसके हाथों, आर्म्स, शोल्डर्स और नेक पर सीरियस बर्न्स आए हैं और जब वो क्रॉसरोड्स का काम खत्म कर लेंगे तो उसे मंदिर जाना चाहिए, पर भले ही वो पूरा ठीक हो जाए, कुछ निशान रह जाएंगे। ऐश कहता है कि जब तक वो जिंदा है ये एक छोटा सा प्राइज है जो वो देने को तैयार है। वो पूछता है कि लिली कैसा फील कर रही है और क्या उसे चोट लगी। लड़की मुड़ी। वो एक व्हीलचेयर पर है। ऐश शॉक हो जाता है। जब उसका माना खत्म हुआ तो एक मक्खी ने पीछे से अटैक कर दिया था। खुशकिस्मती से क्वीन मर गई इससे पहले कि और अटैक्स होते, पर उसके बैक की नर्व्स डैमेज हो गई हैं, इसलिए वो अब अपने बॉडी का निचला हिस्सा नहीं हिला सकती। ऐश की बोलती बंद हो जाती है, पर लिली कहती है कि फिक्र मत करो, वो जिंदा बचने के लिए ही शुक्रगुजार है। बचने वाले सिर्फ 5 शूटर्स, लूक्स, डेमियन, वो और ऐश थे। टोटल 9 लोग। फाइनल बैटल से पहले सैकड़ों सोल्जर्स थे, अब सिर्फ 9 बचे हैं। ऐश सोचता है कि पक्का कोई और रास्ता रहा होगा, कोई और टैक्टिक जो उसने नहीं सोची। ज्यादा लोगों को बचाने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए था। लिली ऐश पर हाथ रखती है और कहती है कि आप भगवान नहीं हैं। कोई रास्ता नहीं था कि वो सबको बचा सके और उसने अपना बेस्ट दिया। ऐश कहता है कि वही आर्मी को वहां लेकर गया था। भले ही ऐश कैरेक्टर ने ये बिना उसके किया होता, पर अब वो ऐश की बॉडी में है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। लिली कहती है कि कोई नहीं सोच सकता था कि वो मॉन्स्टर्स इतने बड़े स्केल पर पहले कभी नहीं आए थे। पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी तादाद कभी नहीं दिखी थी। कोई भी उन्हें जंग में जाने से नहीं रोक सकता था, इसलिए उन्हें खुद को कोसना बंद कर देना चाहिए। तभी लूकस कमरे में हाइनेस चिल्लाते हुए एंटर करता है। वो रोने लगता है और कहता है कि वो बहुत शुक्रगुजार है कि ऐश को होश आ गया। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या ऐश ठीक है और कहता है कि वो डेमियन को बुलाएगा, पर ऐश कहता है कि वो ठीक है और संभाल लेगा। फिर वो पूछता है कि क्या लूकस को कोई सीरियस चोट नहीं आई, क्या उसका ऐसे घूमना ठीक है। प्राउडली लूक्स कहता है कि वो अपनी टफ बॉडी के लिए फेमस है। ऐश सोचता है कि ये सच है, आखिर वो एक हाई लेवल नाइट जो है। लूकस बताता है कि जब ऐश सो रहा था उसने मरने वालों की लिस्ट पूरी कर ली है, पर अभी भी बहुत सी लाशें ऐसी हैं जो मिली नहीं है। जितनी मिली उन्होंने कलेक्ट कर ली हैं। ऐश पूछता है कि उन्हें कहाँ रखा गया है,
तो लूक्स बताता है कि नॉर्दर्न फील्ड वाले फॉरवर्ड बेस पर। ऐश कहता है कि वो वहां जाकर देखना चाहता है। वो उठने की कोशिश करता है तो लूकस उसे रोकता है। लिली भी कहती है कि वो नहीं जा सकता और उसे आराम की जरूरत है, पर ऐश एकदम सीरियस होकर कहता, उन्होंने मेरे कमांड के नीचे अपनी जान दी है, मुझे उन्हें देखना ही होगा। फिर वो लूकस से कहता है कि दीवार के साथ साथ चलने में उसकी मदद करे। लूकस मुस्कुराते हुए ऐश को अपनी पीठ पर उठा लेता है। ऐश सोचता है कि ये कितना कंफर्टेबल है। फिर वो मजाक में पूछता है कि क्या लूकस उसका फेवरेट हॉर्स बनना पसंद करेगा। नाइट कहता है कि आपका हुक्म सर आंखों पर ऐश तुरंत बोल देता है कि वो बस एक मजाक था। डेमियन वहां खड़ा है, एक पत्थर के सामने एकदम शांत। लूक्स और ऐश उसके पास पहुंचते हैं और वो ये देखकर खुश है कि हिज हाइनेस को होश आ गया। ऐश उसकी आंखों का हाल पूछता है और वो जवाब देता है कि अब बेहतर है। कल से उसे दिखना शुरू हो गया था और अब विजन लगभग नॉर्मल है। ऐश ने सुना था कि डेमियन ने ही उसके जख्मों का इलाज किया। ऐश हैरान है कि जब उसे दिख भी नहीं रहा था तब भी उसने अपनी हीलिंग पावर यूज की। ऐश को एहसास होता है कि इस बार उसने लड़के के साथ वाकई बहुत सख्ती की थी। फिर वो कहता है कि मिशन सिर्फ उसकी वजह से कामयाब हुआ है और अगर वो चाहे तो ऐश उसे रिटायर होने के लिए जितने चाहे पैसे दे देगा ताकि उसे जिंदगी में कभी दोबारा लड़ना न पड़े। तुम आजाद हो। डेमियन पूछता है कि क्या ऐश को याद नहीं कि उसने उसे अपना हथियार कहा था। वो उन मॉन्स्टर्स का सोर्स जानना चाहता है। आखिर कोई ऐसे मॉन्स्टर्स कैसे बना सकता है। वो जानना चाहता है कि वैन को क्यों मरना पड़ा, इसलिए वो ऐश के साथ ही रहना चाहता है। लूक्स ये देखकर प्राउड फील करता है। ऐश खुश होता है और कहता है तो डेमियन का काम अभी से शुरू होता है, क्योंकि जब वो मरे हुए लोगों को सम्मान देंगे तब वो एक प्रीस्ट से मिलेगा। वो एक नीली लौ जलाते हैं। ऐश खामोशी से सब देखता है। वो जानता है कि ये सबसे बेहतर रास्ता नहीं था, उसने सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज यूज नहीं की थी, पर अब काश ऐसा होता। सोचने का कोई फायदा नहीं जो हो चुका है। उसने एक स्ट्रैटेजी चुनी और उसे एग्जीक्यूट किया। ये उसका फाइनल रिजल्ट था। इसका मतलब है कि अब उसे इसके अंजाम भुगतने होंगे। उसे ये बोझ अपने कंधों पर उठाना होगा। ऐश कहता है कि जैसे ही ये इनफॉर्मल फ्यूनरल खत्म हो, लूक्स लाशों को ट्रांसपोर्ट के लिए कलेक्ट कर ले। क्रॉसरोड्स पर हर साल लाखों लोग मरते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ फ्यूनरल जिंदगी से ज्यादा महंगे हैं। ऐश कहता है कि वेस्ट में एक मैदान है जहाँ बॉडीज को दफनाया जाना चाहिए। उसका प्लान है वहाँ एक सेमेट्री बनाने का, जहाँ गेम में उसने एक मेमोरियल स्टोन बनाया था। वो कहता है कि आज से फरवरी का आखिरी दिन उन लोगों को याद करने का दिन होगा जो चले गए। लूकस मान जाता है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये ऐश का एक पश्चाताप भी था उन सारे कैरेक्टर्स के लिए जिन्हें उसने गेम रिसेट करते वक्त बिना किसी गिल्ट के सैकड़ों बार खत्म किया था। वो नीली लौ जलती है और ऐश लूकस को बुलाकर कहता है कि वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, वो अब कभी फेल नहीं होगा। फिर वो उन्हें वापस हेडक्वार्टर्स यानी क्रॉसरोड्स लौटने को कहता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि स्टेज 0 पार हो गया है। उसे इसका रिवॉर्ड मिल गया है जो वो अपनी इन्वेंट्री में देख सकता है। बहुत सारी गाड़ियां खुले मैदान से गुजर रही हैं। फॉरवर्ड बेस छोड़े 3 दिन हो चुके हैं, जहां ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद वो लोग अब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उनका हेडक्वार्टर्स है। ऐश कंप्लेन कर रहा है कि वो वहां बहुत बोर हो रहा है। फिर वो लूकस से पूछता है कि क्या वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, पर नाइट कहता है कि अभी थोड़ा रास्ता बाकी है और उसे थोड़ा सब्र रखने को बोलता है। ऐश एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि लूकस हमेशा वही पुराने जवाब क्यों देता है, कहीं ये बंदा कोई डिलीवरी गाय तो नहीं है। तभी सिस्टम ऐश को एक जॉब चूज करने को बोलता है। अब चॉइसेस लेने का वक्त आ गया है। ट्यूटोरियल कंप्लीट करने की वजह से वो इस गेम में लेवल 5 पर पहुंच गया है। इसी लेवल पर आपको अपनी जॉब चुननी होती है। वो अपने करंट स्टैट्स देखता है और रोता है कि ये कितने घटिया हैं। ये सच में एक बहुत बेकार कैरेक्टर है, पर ये इंटरेस्टिंग है कि उसके स्टैट्स अचानक थोड़े बढ़ गए। वो इस गेम में कोई भी जॉब चूज कर सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम लिस्ट के एंड में है बिगिनर लेवल कमांडर। ये ऐसी क्लास है जो उसने इस गेम में पहले कभी नहीं देखी थी। ऐश सोचता है कि ये किस तरह की जॉब है। शायद कोई आयरन मैन बोनस है, हो सकता है ये उन हिडन क्लासेस में से एक हो जिनके बारे में लोग हमेशा बात करते हैं। वो थोड़ी देर सिस्टम स्क्रीन को देखता रहता है। उसे जो स्किल पहले मिली थी उसका नाम था द इंडोमिटेबल कमांडर। शायद ये सिस्टम उसे कमांडर बनने के रास्ते पर ले जा रहा है। ये स्किल किसी भी सिचुएशन में टिके रहने से पैदा होती है और 10 मीटर्स के दायरे में जितने भी एलाइज होंगे उन पर मेंटल अटैक्स का कोई असर नहीं होगा। ये काफी काम की स्किल है, पर गेम के शुरुआत में थोड़ी यूजलेस है और मैजिक तो आधी लड़ाइयों के बाद ही दिखता है। उसके ऊपर से उसे ऐसी जॉब चुनने में डर लग रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। ऐश को सिर दर्द होने लगता है। तभी लूकस चिल्लाता है कि क्रॉसरोड्स दिख रहा है। ऐश खुशी खुशी खिड़की से अपना सिर बाहर निकालता है। फिर वो दंग रह जाता है। वो एक बहुत ही विशाल दीवारों वाला कासल है। क्रॉसरोड्स उस गेम की दुनिया के एकदम साउथ में बना एक किला है। इसे साउदर्न ब्लैक लेक के अनगिनत मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए बनाया गया था। इस वक्त ये एम्पायर का सबसे बड़ा किला है, पर जैसे जैसे हमले और इन्वेशंस कम हुए, एम्पायर ने अपनी आर्मी दूसरी जगहों पर भेज दी। फिर उन खाली जगहों को मर्सिनरीज ने भर दिया, ज्यादातर वही पुराने सोल्जर्स जिन्हें जंग के बाद निकाल दिया गया था या फिर नए सीखिए।
मर्सिनरीज को उनकी स्किल या नेशनैलिटी देखे बिना हायर कर लिया गया। एम्पायर को तो बस उन्हें फ्रंट लाइन पर मीट शील्ड्स की तरह इस्तेमाल करना था। जैसे जैसे सस्ती लेबर बढ़ने लगी, किले के पास नए रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बैंक्स खुलने लगे। अब 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और ये जगह इतनी बड़ी हो गई है कि इसे एक शहर समझा जा सकता है। बहुत जल्द लोग क्रॉसरोड्स को फोर्ट्रेस के बजाय फोर्ट्रेस सिटी कहने लगेंगे, मॉन्स्टर्स के खिलाफ असली फ्रंटलाइन। इसका एक और नाम भी है जो उन मर्सनरीज का मजाक उड़ाने के लिए यूज होता है जो पैसों के लिए अपनी जान का सौदा करते हैं। इसे सिटी ऑफ ग्रेव्स कहते हैं। ऐश खिड़की से उस किले को देखता है। इंसानियत की आखिरी डिफेंस लाइन यही क्रॉसरोड्स है। जब उसने कंप्यूटर पर इसे देखा था तो उसे एहसास नहीं हुआ था कि ये इतना बड़ा है और ये उसकी सोच से भी पुराना है। जो भी हो, वो ये जानना चाहता है कि क्या वो इस शहर का लॉर्ड बनेगा। गाड़ियां शहर की सड़कों से गुजर रही हैं। लूक्स नोटिस करता है कि लोग उन्हें घूर रहे हैं। ऐश खामोशी से खिड़की के बाहर देखता है। उसे वहां का माहौल पसंद नहीं आ रहा। लोग गुस्से में लग रहे हैं। ऐश को थोड़ा ठंडा पसीना आने लगता है। आखिरकार उनका नया लॉर्ड और कमांडर अपनी पूरी सेना को मौत के मुंह में भेजकर अकेला वापस आया है। पर ठीक है, ऐश मुस्कुराता है और सोचता है कि उसने इसके लिए तैयारी कर ली है। उन गाड़ियों में से एक कीमती पत्थरों से भरी हुई है और लोगों ने उन्हें देख लिया है। ऐश ने पूरा माल लोड किया था। वहां ब्लैक स्पाइडर्स के 400 माना स्टोन्स हैं। क्योंकि वो हाई लेवल मॉन्स्टर्स थे तो उनके जेम्स एकदम प्योर हैं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ वक्त तक पैसों की टेंशन नहीं होगी। क्योंकि गेम के डायरेक्टर ने उसे एक इम्पॉसिबल लेवल तक पहुंचाया है तो उसे अच्छा रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। गेम में सही से आगे बढ़ने के लिए शहर के लोगों का साथ बहुत जरूरी है। अभी के लिए तो लोगों का उस पर भरोसा 0 है, पर वो अच्छे से जानता है कि उन्हें अपना फैन कैसे बनाना है। मुस्कुराते हुए ऐश सोचता है कि वो बहुत खुश हैं। वो पक्का एकदम साफ और दिमाग वाले तरीके से उनका दिल जीतने वाला है। पेड़ों से हवा टकराती है और गाड़ियां रुक जाती हैं। लूक्स दरवाजा खोलता है और ऐश को बताता है कि वो लोग पहुंच गए हैं। लड़का नाइट को थैंक यू बोलकर नीचे उतरता है। वो क्रॉसरोड्स के नोबल एस्टेट पे हैं। ऐश दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये उसका घर बनने वाला है। ये उसके पुराने घर जैसा बिल्कुल नहीं है। किसने सोचा था कि उसे ऐसे ही बैठे बिठाए अपना ड्रीम होम मिल जाएगा। तभी कोई एकदम एक्साइटेड होकर ऐश को गले लगाने भागता है। एक चश्मिश बंदा कहता है कि वो बहुत शुक्रगुजार है कि उनका लॉर्ड वापस आ गया। ऐश उसे हैरत से देखता है। वो बंदा अचानक नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे ऐश को लॉर्ड नहीं बुलाना चाहिए। फिर हाइनेस बोलकर माफी मांगता है, पर ऐश कहता है कि कोई बात नहीं। वो ऐश का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे डर था कि कहीं ऐश मर न गया हो। वो रोने लगता है क्योंकि ऐश के प्यारे शरीर पर खरोंचें आ गई हैं। उस बौखलाए हुए बंदे का नाम इडेर है। गेम में वो एक एनपीसी है जो शहर में बाद में आता है। वो क्रॉसरोड्स के एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालता है, जैसे कंस्ट्रक्शन, नौकरियां और मेंटेनेंस। ऐश शहर के मेंटेनेंस मिशंस उसी के साथ पूरे करेगा। मेंशन के बड़े दरवाजे खुलते हैं। इडेर कहता है कि उसने उसके लिए गर्म पानी का नहाना और खाना तैयार रखा है और ऐश से उस दिन आराम करने को कहता है। ऐश खामोशी से सब देखता है। फिर लूकस से कहता है कि सोल्जर्स को आज की छुट्टी दे दो और लूकस तुम भी आराम करो। फिक्र में लूक्स कहता है कि उसे ऐश का ध्यान रखना है, पर लड़का कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, आराम करो और कल वापस आना। लूकस थोड़ा उदास दिखता है पर मान जाता है। इडेर ऐश को घर दिखाता है। वो सोचता है कि लूकस का कमरा पक्का फर्स्ट फ्लोर पर होगा। गर्म पानी का नल एक बहुत बड़े बाथटब को भर देता है। इडेर कहता है कि जैसे ही ऐश इस गर्म बाथ में जाएगा वो अपनी सारी थकान और जंग के खून की बदबू भूल जाएगा। ऐश को लगता है कि वो सालों से नहीं नहाया है और आज बहुत थका हुआ फील कर रहा है, तो वो वैसे भी आराम करने वाला था। ऐश इडेर को थैंक्स बोलता है और उसे भी आराम करने भेज देता है। लड़का मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट निकालने लगता है। तभी इडेर कहता है, एक और बात है, वो उस क्लासिक गीक गेमर की परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस्ड था। ऐश शॉक हो जाता है क्योंकि इडेर को पता है कि वो कौन है। दोनों थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं। इडेर कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐश ट्यूटोरियल को उस तरीके से पार करेगा। गुस्से में ऐश उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या ये तुम थे? एक्साइटेड होकर इडेर कहता है कि अब कुछ छुपाने को नहीं बचा। वो प्रोटेक्ट द एम्पायर का डायरेक्टर है। ऐश सीधा उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। वो बंदा कमरे के दूसरी तरफ उड़ते हुए जाता है। ऐश सोचता है कि ये इडियट डायरेक्टर कैसे हो सकता है, तो यही वो कमीना है जो उसे इस गेम में लेकर आया। इडेर ऐश के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और घुटनों के बल बैठकर उसे किडनैप करके यहाँ लाने के लिए माफी मांगता है, पर कहता है कि इस दुनिया को सच में उसकी जरूरत है। ऐश उस पर झपट्टा मारता है उसे फिर से मुक्का मारने के लिए। इडेर का चेहरा सूज गया है और खून निकल रहा है। ऐश बोलना शुरू करता है और पूछता है कि क्या इडेर ही वो डायरेक्टर है जिसने उसे मैसेज किया था। वो हाँ कहता है। फिर ऐश पूछता है कि क्या वो इस गेम का यानी इस दुनिया का डायरेक्टर है। इडेर हाँ बोलता है। उसके बात करने का तरीका ऐश को चिढ़ाता है, पर वो बात जारी रखता है और पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। रुमाल से अपना खून पोंछते हुए इडेर कहता है कि इस दुनिया का एक ट्रू एंडिंग है, एक ऐसा अंत जहाँ पहले कोई नहीं पहुँच पाया।
और उस एंडिंग तक पहुंचने के बजाय उसने इस दुनिया को अनगिनत बार रिसेट किया, पर कभी वो एंडिंग नहीं मिली जो वो चाहता था। ऐश पूछता है कि क्या इसीलिए उसने मदद मांगी, और इडेर हाँ बोलता है, और तभी कुछ जादुई होने लगता है। इडर सिस्टम विंडोज को मैनिपुलेट करता है और बताता है कि उसने गेम को रीडिजाइन किया और दूसरी दुनियाओं के प्लेयर्स को दिखाया। उनके सामने सर्वर लिस्ट दिखती है, उन चुने हुए वर्ल्ड्स में अर्थ भी है। वो कहता है कि उन्होंने सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज ट्राई की जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, पर कोई भी ट्रू एंड तक नहीं पहुंच पाया। ऐश पूछता है कि क्या उसके साथ भी ऐसा नहीं था, और सवाल करता है कि ये ट्रू एंडिंग आखिर है क्या। इडर कहता है कि ऐश से भी उम्मीद नहीं थी कि वो ट्रू एंडिंग तक पहुंच पाएगा, पर उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया। वो अकेला इंसान है जिसने आयरन मैन हेल मोड क्लियर किया है। इडर समझाता है कि ऐश के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल था, इसीलिए उसे इस दुनिया में लाया गया। ऐश चिढ़ते हुए बोलता है कि लाया नहीं गया, किडनैप किया गया है। उसके ऊपर से उसे ट्यूटोरियल में ऐश की बॉडी में डाल दिया गया। वो सवाल करता है कि इडर ने ऐसा क्यों किया। फिर वो लड़का कहता है कि वो एक गलती थी, उसने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर अब वो सबसे पहले उसे उस रिवॉर्ड के बारे में बताना चाहता है जो उसे मिलने वाला है। ऐश एकदम कंफ्यूज है। अगर वो इस दुनिया को उसके ट्रू एंडिंग तक ले जाता है तो उसे एक विश मांगने का मौका मिलेगा। ऐश सोचता है कि ये क्या है, क्या वो गलती से किसी ड्रैगन बॉल में आ गया है। इडेर कहता है कि वो इस दुनिया में एक भगवान की तरह है। ऐश सोचता है कि वो इस पर भरोसा कैसे करे। वो लड़का आगे कहता है कि जब वो अपनी दुनिया में वापस जाएगा तो उसे एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। ऐश पूछता है कि क्या वो कुछ भी मांग सकता है, और इडेर हाँ बोलता है। ऐश पूछता है कि क्या वो 10 बिलियन वॉन मांग सकता है। अपने चश्मे ठीक करते हुए इडेर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो उसे 100 बिलियन वॉन भी दे सकता है। हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि ये कमीना बस उसे झूठे सपने दिखा रहा है, पर सच तो ये है कि ये सब काफी टेम्पटिंग है। उसे एक विश मांगने का हक मिलेगा। सच तो ये है कि एक ही चीज है जो वो हमेशा से चाहता था। अगर ये बच्चा सच में कोई भी विश पूरी कर सकता है तो तभी इडेर उसके ख्यालों को बीच में ही रोकता है और पूछता है कि क्या उसके दिमाग में कोई विश है, कुछ ऐसा जो पैसों से बढ़कर हो। उसका एक ऐसा सपना है जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। ऐश खामोश रहता है। तब उसे एहसास होता है कि ये खुद को गॉड कहने वाला बंदा उसके बारे में सब कुछ जानता था जब वो उसे यहाँ लाया। उसे ऐश के पछतावे और उस बोझ के बारे में पता है जिसे वो लेकर जी रहा है। इडेर कहता है कि वो उस विश को पूरा कर देगा, पर ऐश कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इडेर कहता है कि जब तक वो सपना उसके दिल में है तब तक कुछ खत्म नहीं हुआ। ऐश पूछता है कि अगर इडेर के पास इतनी एबिलिटीज हैं तो वो खुद ट्रू एंड तक क्यों नहीं पहुंच जाता। लड़का जवाब देता है कि इस वक्त इस दुनिया में उसकी एबिलिटीज की लिमिट्स हैं। वो बस एक आम इंसान है, इसीलिए उसे ऐश जैसे किसी की जरूरत थी। ऐश इडेर से एक सवाल पूछता है कि अगर वो इस दुनिया में मर गया तो क्या होगा। इडेर जवाब देता है कि वो सच में मर जाएगा। जिंदगी में सिर्फ एक ही चांस मिलता है। रियल लाइफ में कोई सेव या लोड नहीं होता। उसे ये पता होना चाहिए क्योंकि उसने आयरन मैन मोड में गेम बीट किया है। ऐश सोचता है कि वो सही कह रहा है। इस गेम की यही रियलिटी है। आप बहुत सी चीजें छोड़ सकते हैं, पर मौत के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। इडेर कहता है कि अगर ऐश अभी इसी वक्त अर्थ वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है। लड़का दंग रह जाता है। नर्वस होकर इडेर कहता है कि वो ये शुरू से ही पूछना चाहता था, पर बातों बातों में रह गया। अब फैसला ऐश को करना है। क्या वो इस गेम की ट्रू एंडिंग तक पहुंचने की कोशिश करके विश हासिल करना चाहता है, या वो अपनी वही आम और शांति वाली जिंदगी में वापस जाना चाहता है जहां मरने का कोई खतरा नहीं है। फैसला पूरी तरह ऐश का है। अगर ऐश दिमाग से सोचे तो उसे तुरंत वापस चले जाना चाहिए, पर दो चीजें उसे रोक रही हैं। एक तो उस विश को पूरा करने की चाहत और दूसरा उसका कॉन्फिडेंस। उसे लगता है कि ये ट्राई करने लायक है। उसने ये गेम आयरन मैन हेल मोड में बीट किया है तो वो इसके बारे में सब जानता है। उसे बस एक बार और जीतना है। ऐश सोचता है क्यों ना किया जाए, फिर वो मान जाता है। वो ट्राई करेगा। इडेर एकदम एक्साइटेड हो जाता है। ऐश सीरियस होकर कहता है कि वो सच में कोशिश करने वाला है, तो इडेर को वादा करना होगा कि वो उसकी मदद करेगा और उसकी विश नहीं भूलेगा जब वो ट्रू एंडिंग तक पहुंच जाएगा। इडेर बहुत खुश होकर चिल्लाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐश के साथ एक कुत्ते की तरह रहेगा। ऐश अपनी उंगली उस लड़के की छाती पर मारता है और कहता है कि कल तक सारे ब्लैक स्पाइडर्स के माना स्टोन्स बिक जाने चाहिए। इडेर हड़बड़ा जाता है। फिर ऐश कहता है कि वो कन्वर्शन आइटम्स हैं और इडेर को सेलिंग रूट पता होना चाहिए। लड़का कहता है कि ये सच है, पर इस वक्त मार्केट बंद हो चुका है। गुस्से में ऐश इडेर को चुप रहने और वही करने को कहता है जो उसने कहा। वो चाहे जो करे, पर ऐश के बाकी ड्यूटी संभालने से पहले वो सारे स्टोन्स बिक जाने चाहिए। डर के मारे इडेर कहता है कि टोटल 388 माना स्टोन्स हैं ब्लैक स्पाइडर्स के। उनकी मार्केट वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल है। इडेर पूछता है कि ऐश इतने सारे। इडेर एकदम कंफ्यूज है और पूछता है कि ऐश इतने सारे पैसों का क्या करेगा। ऐश कहता है कि उसका रोल अभी खाली है। बेचारा इडर अभी भी कंफ्यूज है। तब ऐश मुस्कुराता है और सोचता है कि ये कैसा सवाल है। लूक्स और ऐश मर्सिनरी गिल्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। अब वक्त आ गया है एक गाचा गेम खेलने का।
हवा में एक सिक्का उछालते हुए ऐश कहता है कि उसने अभी तक बहुत हल्के में काम लिया है। वो बीच हवा में सिक्का पकड़ता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फिर भी उसकी लगातार 100 विक्ट्रीज हुई हैं। सुबह सुबह ईडर ढेर सारे गोल्ड बार्स के सामने अपने नाइट्स के साथ खड़ा है। वो बेचारा पूरी तरह थक चुका है। ऐश और लूक्स एक दरवाजे के सामने खड़े हैं और अंदर से लोगों के जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही हैं। ऐश सोचता है कि इतनी सुबह ये सब क्या हो रहा है। लूकस कहता है कि वो पहले अंदर जाए, पर लड़का दरवाजे पर लात मारता है और पूछता है कि क्या कोई अंदर है। वो जगह एक टैवर्न जैसी लग रही है जो लोगों से भरी हुई है। एक गंजा आदमी जो बहुत गुस्से में है पूछता है कि ये क्या नौटंकी है और पूछता है कि क्या ऐश की कोई आखिरी ख्वाहिश है। गुस्से में ऐश चिल्लाता है, तुम कमीने लोग क्या बकवास कर रहे हो, और उन्हें अपनी नजरें नीचे रखने को कहता है। फिर वो उस गंजे आदमी के पास जाता है जो डर जाता है और कहता है कि वो उसका मास्टर है, और फिर वही लास्ट विश वाला सवाल दोहराता है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि ये वही ऐश है, तीसरा प्रिंस और एक साइकोपैथ, वही बंदा जो पूरी आर्मी को फॉरवर्ड बेस लेकर गया था पर सारी मक्खियों को साफ कर दिया। ऐश किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है जो सबसे अलग दिखे। मर्सनरी गिल्ड में आप नए कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो और उनका लुक उनके रैंक के हिसाब से बदलता है। वो गौर से देखता है कि उसे कुछ मिलता है या नहीं। कोने में एक आदमी जो एक्चुअली एक औरत है बैठा है, जिसके आसपास पर्पल लाइट चमक रही है। वो ऐश का ध्यान खींचती है। वो सिगार पी रही है। वो ऐश का क्रॉसरोड्स ब्रांच में स्वागत करती है। ये कॉन्टिनेंटल मर्सनरी गिल्ड की ब्रांच है। वो एक उम्रदराज इंसान है जिसने मेडल से भरी यूनिफॉर्म पहनी है। वो कोई हाई रैंकिंग मेंबर लग रही है। ऐश शॉक हो जाता है। फिर वो बैठ जाता है और उस इंसान का नाम पूछता है। वो अपना इंट्रो देती है, जुपिटर, और कहती है कि ऐश से मिलना उसके लिए ऑनर की बात है। ऐश को लगता है कि वो एक मेज है। उसे यकीन नहीं होता कि ये बुढ़िया मर्सनरी गिल्ड में क्या कर रही है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि उसने ऐसी यूनिफॉर्म पहले कभी नहीं देखी। तो वो पूछता है कि जुपिटर कहाँ से है। वो जवाब देती है कि वो एवरलैक एम्पायर की ही है। ये डिजाइन दशकों पुराना है, इसलिए वो समझ सकती है कि ऐश ने इसे पहचाना क्यों नहीं। मुस्कुराते हुए ऐश कहता है कि शायद उसने एम्पायर के सोल्जर के रूप में ये पहनी होगी। जुपिटर कहती है कि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल इसके लिए दिए हैं। वो एम्पायर की मेज ट्रूप्स की सेकंड जनरल तक बन गई थी और रिटायरमेंट के बाद से मर्सनरी का काम कर रही है। ऐश कहता है कि इसका मतलब रिटायर होने के बाद भी वो अपने देश की सेवा कर रही है। एक बेमिसाल मॉडल है। पर जुपिटर कहती है कि बात वो नहीं है, उसे बस पैसों की जरूरत है। अपनी ड्रिंक हिलाते हुए वो पूछती है कि हिज हाइनेस यहाँ किस लिए आए हैं, और ऐश पलटकर पूछता है कि मर्सनरी गिल्ड आने की और क्या वजह हो सकती है। वो यहाँ एक अच्छा सोल्जर हायर करने आया है। जुपिटर सवाल करती है कि कहीं वो यहाँ ऐसे सैक्रिफाइस खरीदने तो नहीं आया जो उसकी जगह जंग में मर जाएं। लूकस चिल्लाता है कि वो बहुत बदतमीजी कर रही है, पर ऐश उसे रोक देता है। सिगार अपने मुंह के पास ले जाते हुए जुपिटर फॉरवर्ड बेस वाली लड़ाई का जिक्र करती है और कहती है कि ये खबर पूरे शहर में फैल गई है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी पहली लापरवाह लड़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जुपिटर कहती है कि ये सच है कि हम लोग पैसों के लिए लड़ने वाले आम लोग हैं, पर हम इतने बेवकूफ नहीं कि अपनी कब्र खुद खोदें। तो वो अपनी बात खत्म करते हुए कहती है कि उनका इस नए कमांडर के पीछे जंग में जाने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ अपनी जान गंवाने के लिए। ऐश एकदम शांत रहता है और कहता है कि वो समझ गया। फिर वो खड़ा होता है और कहना शुरू करता है कि यहाँ हर कोई सबसे पहले पैसों के पीछे है। अगर उनके पास कोई बेहतर ऑप्शन होता तो वो अपनी जान का सौदा करने यहाँ नहीं बैठते। ऐश पूछता है कि क्या वो अब डर रहे हैं। ऐश जुपिटर के बगल वाली टेबल पर जोरदार हाथ मारता है और पूछता है कि क्या वो ये कह रही है कि वो लोग बेवकूफ नहीं हैं जो अपनी जान फेंक दें। ये सुनने में काफी अजीब है। जुपिटर पूछती है क्यों, और ऐश जवाब देता है कि उसके पास कमाल की क्वालिफिकेशन है, पर उसके रिटायरमेंट की असली वजह ये थी कि उसने मिलिट्री अथॉरिटीज से रिश्वत ली थी। मुस्कुराते हुए ऐश पूछता है कि क्या ये सच है। इसका मतलब तो वही हुआ ना जिसे वो अपनी कब्र खोदना कहती है। ऐश सोचता है कि शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर वो आगे बोलता है कि वो सिर्फ करप्शन स्कीम्स में ही नहीं फंसी थी, बल्कि उसने सामान की स्मगलिंग भी की थी। इसी वजह से उसे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया गया था। इतना सब होने के बाद भी वो ये यूनिफॉर्म बड़े गर्व से पहनती है। वो पूछता है कि वो इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। वो करप्शन की जीती जागती मिसाल है, एक ऐसी सोल्जर जो अंदर तक सड़ चुकी है, एक बदनाम रिटायरी जिसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन जब बात लड़ने की स्किल्स की आती है तो वो एक ऐसी हीरोइन है जो सोल्जर से ज्यादा एक डाकू लगती है, जिसे सब जुपिटर द लाइटनिंग मेज के नाम से जानते हैं। जुपिटर कहती है कि भले ही उसका सोल्जर वाला करियर अच्छे से खत्म नहीं हुआ, पर उसे आज भी फख्र है कि उसने एम्पायर की सेवा की। एकदम सीरियस होकर वो उसे जुबान संभालकर बात करने को कहती है। ऐश सीधा पूछता है कि उसकी कीमत क्या है, उसे उसके प्राइड को खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। वह बुढ़िया ऐश को घूरती है। ऐश पूछता है कि उसे अपना शिकारी कुत्ता बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि वो उसकी सोच से ज्यादा महंगी है। वो साल के 100,000 गोल्ड लेती है।
ऐश उसे तुरंत 200,000 ऑफर कर देता है और ये सुनते ही उसके मुंह से सिगार छूट जाता है। वो कहता है कि अगर वो उसके साथ जुड़ती है तो वो उसे डबल पैसा देगा। माना कि एक मर्सिनरी के लिए ये बहुत बड़ी रकम है, पर अभी पावर ऐश के हाथ में है और उसने अभी अभी 388 माना स्टोन्स बेचे हैं। वो सोचता है कि क्या अमीरी झाड़ना इसी को कहते हैं, वो जिसे चाहे खरीद सकता है। ऐश एक कागज पकड़ता है और सबके सामने चिल्लाकर बोलता है कि वो उनका मौत का डर खरीदने वाला है। वो उन्हें उनकी सैलरी का दुगुना पैसा देगा, वो भी एक ही बार में। अगर वो डरपोक हैं और अपनी जान नहीं बेचना चाहते तो वो जा सकते हैं, पर अगर वो असली मर्सनरीज हैं जिन्हें असली पैसा चाहिए तो वो उस दिन दोपहर को क्रॉसरोड्स के वेस्टर्न फील्ड में उससे मिले। एक बिल्डिंग के अंदर एक औरत ऐश पर अपना मैजिक यूज कर रही है। वो उसे हील कर रही है, पर कहती है कि जलन का एक छोटा निशान रह जाएगा। ऐश उस होलीनेस को थैंक यू बोलता है। मार्गरीटा कहती है कि उसे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, वो एक हाई रैंक हीलर है। अगर सही कंडीशंस मिली तो ऐश शायद फ्यूचर में उसे रिक्रूट कर पाए, पर ऐश उस दिन वहां किसी और वजह से था। वो गोल्ड का पाउच रखता है और उन रिक्वेस्ट के बारे में बात करता है जो उन्होंने पहले डिस्कस की थी। मार्गरीटा कहती है कि उसने जितने हो सके उतने प्रीस्ट्स को बुला लिया है। डेमियन भी वहीं है। मुस्कुराते हुए ऐश उन्हें काम शुरू करने को कहता है। बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए ताकतवर बने रहना ही बेहतर है। उस दोपहर क्रॉसरोड्स के वेस्ट में सारे मर्सिनरीज इकट्ठे हो जाते हैं। फॉरवर्ड बेस से कॉफिन्स आ जाते हैं। वहां केन की कब्र भी है और उसके परिवार की एक फोटो भी। ऐश खामोश खड़ा रहता है। सोल्जर्स एक लाइन में है और हर कॉफिन पर एक झंडा है। वहां एक बहुत बड़ा कोई भी है। उस शहर में जहां मौत एक आम बात है, उन्होंने एक ढंग की फ्यूनरल सेरेमनी रखी। इतना ही नहीं, उनके परिवारों को सपोर्ट के लिए बहुत सारा पैसा कॉम्पेंसेशन में दिया जाएगा। लोग इतनी बड़ी रकम देखकर दंग रह गए और सिटीजन्स के बीच अफवाहें फैलने लगी। ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। ऐश का कोई नेक इरादा नहीं है, ये सब दिखावा है, पर ये एक सॉलिड टैक्टिक है। फ्रंट लाइन पर लड़ने को इंसानियत के लिए एक महान बलिदान की तरह दिखना चाहिए। वो एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि वो तीसरा प्रिंस और उनका नया लॉर्ड ऐश है। लोग हैरान हैं कि ये नया लॉर्ड है, एक बेकार प्रिंस जिसका मिजाज बहुत खराब लगता है। ऐश साफ साफ कहता है कि वहां मौजूद हर कोई मरने वाला है। जंग में ऐश सबके सामने अनाउंस करता है कि वो नया लॉर्ड है। जब लोग आपस में फुसफुसाते हैं, जुपिटर उसे खामोशी से घूरती है। ऐश उसे देखकर समझ जाता है कि आखिरकार वो आ ही गई। हर हफ्ते उस सेमेट्री में नई कब्रें आएंगी और हर तरफ दर्द भरे गाने गूंजेंगे, पर उसे एक बात पर जोर देना है, वहां हर किसी की मौत उनकी जिंदगी से ज्यादा महंगी है। फ्यूनरल की फीस और फैमिलीज को दिया गया कॉम्पेंसेशन मिलाकर एस्ट्रोनॉमिकली महंगा पड़ रहा है। उसने माना स्टोन से मिले आधे पैसे तो सिर्फ इस कॉम्पेंसेशन फंड में उड़ा दिए हैं। मौत को कोई आम या ब्रूटल चीज नहीं समझा जाना चाहिए। ऐश कहता है कि वो वहां हर किसी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वो उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा और उन्हें फ्रंट लाइंस पर हर तरह का एडवांटेज देगा, इसलिए वो मरने की हिम्मत भी ना करें। उन्हें जिंदा रहना होगा ताकि वो उनकी सैलरीज पे कर सके। ऐश उनसे कहता है कि उन्हें मौत को इतना सस्ता नहीं बनाना कि उसे उनके जनाजे के पैसे भरने पड़े। वो अपनी स्पीच खत्म करता है और सोल्जर्स हवा में गोलियां चलाते हैं। लड़का सोचता है कि पता नहीं शहर के लोग इसे कैसे देखेंगे, एक नाकाम कमांडर के बहाने या एक अमीर पागल लॉर्ड की नौटंकी, पर फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार आगे जो लड़ाइयां होने वाली हैं वो खुद सब बयान कर देंगी और उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने में वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। एक्साइटेड होकर ऐश कहता है कि अब स्टेज 1 खत्म करने का वक्त आ गया है। सिस्टम बताता है कि स्टेज 1 शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन और 1 घंटा बचा है। फ्यूनरल के बाद क्रॉसरोड्स के लॉर्ड्स रेजिडेंस के पिछवाड़े में लूक्स और ऐश खड़े हैं। सिस्टम पूछता है कि क्या वो टेलीपोर्ट गेट एक्टिवेट करना चाहेंगे। ऐश कहता है हाँ बिल्कुल। अचानक पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और एक पोर्टल का फ्रेम बना लेते हैं। उनकी आंखों के सामने जादू होता है। लूक्स पूछता है कि ये क्या है और ऐश जवाब देता है ये एक पोर्टल है जो हमें झील के नीचे वाली डंजन में ले जाएगा। नाइट दंग रह जाता है और ऐश पोर्टल के पास जाता है। ये दुश्मन के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने का एक फ्री रास्ता है। ये गेम प्रोटेक्ट द एम्पायर 2 जनरा का मिक्स है, टावर डिफेंस और डंजन असॉल्ट। ये तो गेम के कवर पर भी लिखा था। जब मॉन्स्टर्स क्रॉसरोड्स के सामने आते हैं वो टावर डिफेंस वाला पार्ट होता है, और इन 2 स्टेजेस के बीच में जब वो झील के नीचे डंजन एक्सप्लोर करते हैं और दुश्मन के घर में घुसते हैं जब वो अटैक नहीं कर रहे होते, उसे फ्री एक्सप्लोरेशन कहते हैं, जो डंजन असॉल्ट का पार्ट है। ये आगे पीछे वाली लड़ाई ही इस गेम की बुनियाद है। जैसा ऐश ने सोचा था, स्टेज 1 से पहले पोर्टल दिख गया। ये गेम हद से ज्यादा मुश्किल है, पर ये फेयर है। ट्यूटोरियल में उसकी हालत खराब हो गई थी, पर उनकी शुरुआत अच्छी हुई है। उसके पास डेमियन है जो एक चीट कोड जैसा है, और जुपिटर है वो पुरानी बिजली वाली मेज। ऊपर से उसके पास ढेर सारा पैसा भी है। ये तो जैकपॉट लग गया। ऐश लूक्स को गेम के रूल्स समझाता है और बताता है कि वो अगले स्टेज के दुश्मनों की जासूसी करने जा रहे हैं। लूक्स एक्साइटेड होकर मान जाता है और कहता है कि वो तैयार है। ऐश थोड़ा कंफ्यूज होता है
पक्का लूकस के दिमाग में सबसे ज्यादा शक होंगे। न सिर्फ उसके मालिक की पर्सनालिटी अचानक बदल गई, बल्कि वो शहर और डंजन को ऐसे समझने लगा जैसे पहले भी यहाँ आया हो, भले ही वो उसका पहला टाइम था। वो पक्का इस सब से डरा हुआ होगा, पर फिर भी ऑर्डर्स फॉलो करेगा। ऐश पूछता है कि क्या लूकस को ये सब अजीब नहीं लगता। फिर वो लूकस को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई सवाल नहीं है। लूक्स नर्वस होकर ऐश को घूरता है और कहता है कि वो बस उसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा, इसलिए कोई सवाल नहीं है। वो उसकी तलवार और ढाल बनेगा। ऐश जैसा कहेगा वो वैसे ही मरेगा और बचाएगा। लड़का अपने नाइट को खामोशी से देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लूकस के पास कोई सवाल नहीं है, पर ये लूकस का तरीका था ये कहने का कि वो ऐश पर भरोसा करता है। ऐश थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि लूक्स कितना बड़ा रस्कल है। वो पक्का करेगा कि इस नाइट को तगड़े बोनसेस मिले। मुस्कुराते हुए ऐश पूछता है कि क्या लूकस नर्क के कुएं में घुसने के लिए तैयार है। वो जवाब देता है कि जहां ऐश है वो वहां जाने को तैयार है। लड़का सेटिस्फाइड है। सिस्टम पूछता है कि कहां टेलीपोर्ट होना है और वो द लेक सेलेक्ट करता है। दोनों पोर्टल में घुसते हैं और पोर्टल तुरंत गायब हो जाता है। टेलीपोर्ट होते वक्त सिस्टम उसे एक टिप देता है कि हीरोज डंजन में मिले इक्विपमेंट से और मजबूत बन सकते हैं। ऐश उस टिप पर चिढ़ जाता है क्योंकि गेम अचानक कूल बनने की कोशिश कर रहा है। वो कहीं और पोर्टल से बाहर निकलते हैं। ऐश और लूकस झील के सामने खड़े हैं। लड़का आसपास देखता है। वो ब्लैक लेक मॉन्स्टर्स का हेडक्वार्टर्स है। ये किसी सबसे बुरे सपने जैसा भयानक नजारा है। वो डंजन जो दुनिया के साउदर्न हिस्से को ब्लॉक करती है। तभी लूक्स हाइनेस को चिल्लाकर पुकारता है और कहता है कि वहाँ कुछ है, आगे देखो क्या होता है। पानी के नीचे से बुलबुले निकलने लगते हैं, फिर झील फट जाती है और एक रास्ता बन जाता है। जमीन के नीचे से ढेर सारे हाथ निकलते हैं और फिर नाइट्स खुद को खोदकर बाहर निकालते हैं। वहाँ दर्जनों नाइट्स हैं। ऐश हड़बड़ा जाता है, ये तो वॉन्डरिंग आर्मर्स हैं। वो सोचता है कि उसे इस कमीने की बॉडी में क्यों होना पड़ा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि स्टेज 1 में कौन सा मॉन्स्टर आता है। वो गोब्लिन्स, मर्मिड्स और यहाँ तक कि वाइवन्स को भी आराम से संभाल लेता है, पर ये सब लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन यहाँ जो है वो एकदम घटिया हैं। गेम में उसकी किस्मत अब खत्म हो चुकी है। लूक्स कहता है कि लगता है उन्हें इन वॉन्डरिंग आर्मर्स से खुद को बचाना पड़ेगा। सिस्टम बताता है कि दुश्मनों के बारे में नई जानकारी मिली है। स्टेज 1 में एक अननोन लेवल का दुश्मन है और 1052 लेवल 5 के वॉन्डरिंग आर्मर्स हैं। लूक्स आसपास देखता है और पूछता है कि क्या ऐश ठीक है और क्या कुछ गड़बड़ है। ऐश की बोलती बंद है और वो लूकस से कहता है कि उसे लगता है उसने ट्यूटोरियल के वक्त भी यही बात कही थी। उनकी पूरी तरह लग चुकी है। ऐश ने गेम को 741 बार रिसेट किया था, हर बार किसी अलग वजह से, पर जब भी वॉन्डरिंग आर्मर्स आते थे वो बिना सोचे समझे रिसेट कर देता था। ये ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो आर्मर पहनते हैं पर अंदर सिर्फ उनकी रूह होती है। मतलब ये कि फिजिकल अटैक्स का इन पर घंटा असर नहीं होता। मिड गेम में ये आसान हो जाते हैं अगर आपके पास सारे इक्विपमेंट हों, पर अभी उनके पास कुछ नहीं है। ऐश सोचता है कि वो किसी से भी लड़ लेता, पर इन आर्मर्स से नहीं। उसे अपने आसपास एक बुरी ताकत फील होती है, जैसे कोई जानबूझकर उसके रास्ते में कांटे बिखेर रहा हो।